नमस्ते। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। छात्र नेता भी है और साथ ही साथ एलएसयूआई में प्रदेश महासचिव यूपी सेंट्रल में है। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास। माता जी मजिस्ट्रेट है बाराबंकी में। एलएसयूआई ही क्यों, आखिर क्यों आर्यन मिश्रा जी को एलएसयूआई पसंद आई? ज्यादा कार्यकर्ता एनएसयूआई के हैं पूरे देश भर में। ऐसा तो विद्यार्थी परिषद भी दावा करती है। उनके दावे खोखले हैं लेकिन हमारे ठोस हैं। अभी छात्र संघ बहाली मोर्चा को लेकर तमाम छोटे भाई बड़े भाई आंदोलन पर बैठे थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वहां पर आया होगा तो फोटो करा के चला गया होगा। सिंगल विंडो सिस्टम, ये मतलब एक जगह ही, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी समस्याओं बिल्कुल ठीक बात है। निर्धारण। इससे एक विश्वविद्यालय में खूबसूरती आएगी। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के पदाधिकारी छात्रों की आवाज को उठाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन और बाहर का प्रशासन छात्रों पर मुकदमा लगाता है। ये निंदनीय है। छात्रों पर मुकदमा, ये अंतर है दोनों निश्चित रूप से। अच्छा, उन पे नहीं होता है। उन पे नहीं होता। एनएसयूआई का कार्य अलग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य अलग है। बहुत अलग, बिल्कुल अलग है, विपरीत है। हम लोग छात्रों के लिए कार्य करते हैं, हम लोग छात्रों के लिए कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, मैं ये बात नहीं कहूँगा। करना भी लिखा गया मेरे पर। आज 6 मुकदमे हो चुके हैं जब से विश्वविद्यालय में आई। ईडी अच्छा, उनके घर की तरह हो गई है। अच्छा। जिसपे भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी उनके घर पे सीबीआई ईडी पहुंच जाएगी। जब तक इस देश पर संकट आया है, गांधी परिवार ने हमेशा आगे आया है। निश्चित रूप से सरकार आएगी। कब सरकार में आएगी? ये चला रहता है, लेकिन जो व्यक्ति संसदीय हार जा रहे हैं उसको आप प्रधानमंत्री का सपना दिखाएं। आप झोला उठाएंगे 24 में और झोले की जांच होगी। झोले की जांच होगी कि झोले में क्या लेकर जा रहे हैं, ये बताइए। उस झोले में कितना पैसा है, कितना गहना है। और अडानी को जितना पैसा उन्होंने दिया है वो सब पैसा गरीबों में बांटेंगे, सब पैसा किसानों के हाथों में जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरे नेता और देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल जी ने कहा। बहुत प्रिय भाई है, चंचल है, अच्छा भाई है, सहयोग करता है हमेशा। विधानसभा की तैयारी कहाँ से है और कब कर रहे हैं? हमको लग रहा है 27 तक आपकी उम्र भी हो जाएगी। अगर 27 में कोई दूसरी पार्टी कहे कि बहुत अच्छा नेता है आप, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपका उस पार्टी में कुछ होने वाला है नहीं, आप आइए, हम चुनाव लड़वाते हैं। कहने वाली बात नहीं है, आप खुल करके बताइए। आपको पूरा भरोसा है कि बात बन जाएगी? निश्चित रूप से बनेगी और 24 में हराएंगे भाजपा को। अच्छा, तो 2019 में क्यों नहीं आ रहा है? उस समय भी तो गठबंधन था। पनौती जी, ये शब्द पहले का है, लेकिन इस समय बहुत ट्रेंडिंग में इस्तेमाल में है। जी, ट्रेंडिंग में है। और इसका राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया। वो किसके लिए इस्तेमाल किए ये भी अभी क्लियर कट नहीं हो पाया है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए कहे या फिर उस अंपायर के लिए किए। लेकिन ये बताइए कि वो जो शब्द कहे, अगर प्रधानमंत्री जी के लिए कहे तो वो सही किए? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि वो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। सरकार पे एक शायरी कहना चाहता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। न्यू कैंपस में स्टूडेंट विंग एक्टिव क्यों नहीं है एक्सेप्ट ओनली एबीवीपी? जी बताइए। अगर घर जाएंगे तो आपके घर पे पुलिस आएगी। तो मैंने पूछा क्यों, कारण बताइए। तो कहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है और आपका लिस्ट में नाम है, आपको गिरफ्तार होना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? भविष्य में चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि राजनीति में आया हूं तो सेवा संकल्प के भाव से आया हूं, जनता की सेवा करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। आपको पता है कि प्रत्येक रविवार को लखनऊ वाले चैनल पर एक खास कार्यक्रम आता है जिसका नाम है एलयू के धरोहर। एलयू के धरोहर में हम लखनऊ विश्वविद्यालय में जो भी कुछ अच्छा कर रहा है, किया है या फिर करने का प्रयास कर रहा है उसका साक्षात्कार करते हैं और आपके साथ ही साथ कुछ अपने सवाल पूछते हैं, उनसे जानते हैं उनके बारे में तथा विश्वविद्यालय के बारे में। आज जो हमारे साथ शख्स है उनको आप जरूर कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। अक्सर आपने उन्हें किसी न किसी के साथ लड़ते हुए देखा होगा। लड़ने का अर्थ ये नहीं है कि फिजिकली लड़ना, लड़ने का अर्थ ये है कि जुबानी तौर पर लड़ाई करते हुए देखा होगा आपने। कभी वो वाइस चांसलर ऑफिस के पास जाकर के धरना देते हैं, कभी गेट नंबर 1, कभी गेट नंबर 2 और कभी कभी कांग्रेस
मुख्यालय के पास से, कांग्रेस कार्यालय के पास से निकालते हैं रैली, और अनेकों जगह। साथ ही साथ अगर आपने कांग्रेस का कहीं ना कहीं रैली या फिर कोई पोस्ट देखा होगा तो उसमें भी बड़ी संख्या में आपने देखा होगा वो पोस्ट जिसमें इनके एक इंटरव्यू में दिए गए बाइट को कट करके कांग्रेस अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस्तेमाल करती है और कहती है कि युवा ये चाहते हैं, युवा वो चाहते हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्स है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एलयू के धरोहर कार्यक्रम में है, उनका नाम है आर्यन मिश्रा जी। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भी है और छात्र नेता भी है, और साथ ही साथ LSUI में प्रदेश महासचिव यूपी सेंट्रल में है। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास, इस खास कार्यक्रम में जो आपने मुझे बुलाया बहुत अच्छा लगा। तमाम छोटे भाई बड़े भाई ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, उनका मैंने इंटरव्यू देखा है। शानदार पहल है आपकी, इस विश्वविद्यालय की मुहिम को, इस विश्वविद्यालय की धरोहर को जो आपने सजो के रखा है, बचा के रखा है। आपकी पूरी टीम जो फ्रंट पे नहीं है उसके बावजूद जो पीछे कार्य कर रहे हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता है। अभी तो लखनऊ वाले हैं, कब उत्तर प्रदेश वाले हो जाएगा, कब देश वाले हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं तमाम सारे प्रश्न पूछूंगा आपसे, लेकिन सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जिस भी व्यक्ति का साक्षात्कार कर रहे हैं उसके बारे में तो जाने, तो आप बिल्कुल डीपली अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। मैं बेसिकली बचपन से लखनऊ में पला बड़ा हूँ, लखनऊ की गलियों में पला बड़ा हूँ। मेरा जो गांव है वो बाराबंकी है। मैं 3 भाई 1 बहन हूँ। मेरी माताजी मजिस्ट्रेट हैं बाराबंकी में पिछले 5 सालों से। पिताजी का व्यापार है। एक बड़े भाई कनाडा में रहते हैं, हम लॉ कर रहे हैं। एक भैया कोचिंग कर रहे हैं, बहन सचिवालय में है। ये हमारा परिवार है। एक साधारण परिवार से आते हैं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम बायो लेना, तुमको डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा। लेकिन 10th क्लास में आते आते मेरा मन हट गया। मैं पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट की तरह हूँ, ना बहुत अच्छा ना बहुत बेकार, एक एवरेज स्टूडेंट। तमाम स्कूल में तमाम बार मुझे रेस्टिकेट किया गया, कुछ मामलों में हटाया गया स्कूल से, लेकिन वो सब एक जीवन का हिस्सा है, उससे सीखने को मिलता है आगे। यही विश्वविद्यालय में आया। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरी माताजी ने मुझसे पूछा कि 12th के बाद क्या करोगे, क्या सोचा है आगे को लेकर। तो हमने कहा आपको सरप्राइज़ देंगे। अच्छा। उन्होंने पूछा कैसा सरप्राइज़, हमने कहा विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। कहने हंसने लगी, कहने लगी विश्वविद्यालय में तुम्हारा दाखिला ही नहीं होगा। हमने कहा भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, आपका आशीर्वाद होगा, ज़रूर दाखिला होगा। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा था। अच्छा। कहीं का और का फॉर्म नहीं डाला था, ना बाहर जाने की इच्छा थी, ना किसी और कॉलेज में। मैंने मन बना लिया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है, कैसे भी करके दाखिला लेना है। तो सभी के, छोटा का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा से विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ। उसके बाद विश्वविद्यालय ने मुझे अपनाया, हमने विश्वविद्यालय को अपनाया। माध्यम परिवार से आता हूँ। 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार की तरह माना था। राजनीति वो सभी प्रश्न आएंगे धीरे धीरे जी, लेकिन मेरा उससे पहले ये सवाल है कि आपने कहा कि हम स्कूल में ही कई बार स्टिकेट वगैरह हुए, तो ये छात्र राजनीति में आना या फिर प्रदेश या देश की राजनीति में आने की उत्सुकता, या फिर कब आपको लगे कि अब राजनीति में आना चाहिए, विश्वविद्यालय आने के बाद या फिर स्कूल समय से ही? मेरी शुरुआत से इच्छा थी। जब मैं 11th क्लास 12th में वहाँ पर राजनीति करना शुरू कर दिया था। कुछ मामला होता था, भले लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ भी होता था, तो मैं प्रिंसिपल से जाके छात्रों के बीच में बात करता था कि इन बच्चों की गलती नहीं, इनको क्यों दिक्कत पहुँचाई जा रही है। तो शुरुआत से ही एक अपनों के लिए लड़ना, समाज के लोगों के लिए लड़ना, शुरुआत से ही इच्छा थी। फिर विश्वविद्यालय में आए तो विश्वविद्यालय ने बहुत कुछ सिखाया। माध्यम परिवार से आता हूँ, ज़्यादा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। जो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपने मन से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से बनाया है। तो विश्वविद्यालय आने के बाद अक्सर लोग देखते हैं कि क्या करें, कैसे छात्र राजनीति शुरू करें, तो उनको पहले मिलता है बड़े भाइयों का साथ। आपको भी मिला ही होगा जब आए होंगे। बिल्कुल ठीक, तमाम बड़े भाइयों का साथ, आशीर्वाद मिला। बिना उनके सहयोग से, उनके प्यार से यह असंभव था। तो जब विश्वविद्यालय में आया तो सब कुछ मेरे लिए नया था, एक नया अनुभव था जीवन का, क्योंकि इतनी बड़ा विश्वविद्यालय सिर्फ इतिहास में मैंने पढ़ा था। यहाँ से निकले तमाम लोगों के बारे में मैंने इतिहास में पढ़ा था कि विश्वविद्यालय में उन्होंने संघर्ष किया, आज जाके देश के राष्ट्रपति
तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अधिकारी बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, तमाम क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। तो मेरी भी इच्छा थी विश्वविद्यालय में आए, कुछ ऐसा करें कि लोग याद रखें। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं। और आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है कि विश्वविद्यालय में तमाम बार संघर्ष किया, आंदोलन किया कई और सारे लगातार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये बताइए कि जब आप विश्वविद्यालय आए, छात्र रैली शुरू किए, तो यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मौजूद थे, NSY आप थे, आप है मान लीजिए, वो भी मौजूद थे, आयशा छात्र सभा और तमाम कई सारे छात्र संगठन मौजूद होंगे। LSY ही क्यों, आखिर क्यों आर्यन मिश्रा जी को LSY पसंद आई? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, छात्र सभा हो, आयशा हो या कोई भी अन्य संगठन हो, मैंने उनके कार्यशैली को देखा, मैंने उनकी विचारधारा को देखा, उसको पढ़ा, समझा। मेरे समझ से मेरे विपरीत था वो। क्योंकि कभी भी मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बुराई नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी भी संगठन पर आलोचना नहीं, कोई भी टिप्पणी नहीं, एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैंने NSY के छात्रों को, NSY के लोगों को, पदाधिकारियों को कार्य करते देखा, तो हमेशा उनको छात्रों के बीच में पाया, छात्रों के लिए लड़ते देखा। तो मैंने ठान लिया कि अब NSY में रहकर और लखनऊ विश्वविद्यालय में, चाहे वो कोई भी महाविद्यालय हो, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित है, उन छात्रों की आवाज़ को उठाना है। NSY के बैनर तले जो भी हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। और NSY एक ऐसा छात्र संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वो हमेशा से छात्रों के मुद्दे पे लड़ते आया है। क्योंकि मुझे आगे राजनीति करनी है, तो NSY से बेहतर मेरे सिवा, मेरे जैसे आम छात्रों के लिए कुछ नहीं हो सकता। NSY ने हमको अपना लिया है, हमने NSY को अपना लिया है। तो आपने कहा LSY सबसे बड़ी छात्र संगठन, किस बेसिस पर मतलब सबसे बड़ा छात्र? सबसे ज्यादा कार्यकर्ता NSY के हैं पूरे देश भर में। ऐसा तो विद्यार्थी परिषद भी दावा करती है। उनके दावे खोखले हैं लेकिन हमारे ठोस हैं। आप पता करिए, पढ़िए, तो उसको पता चलेगा कि NSY में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा नेता हैं। NSY ने, इंदिरा जी ने इसकी स्थापना करी थी। इंदिरा जी का सपना था कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की आवाज़ NSY का कार्यकर्ता बने। और इंदिरा जी के सपने को साकार करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। तो आपने कहा कि हमें विद्यार्थी परिषद या फिर अन्य छात्र संगठन समझ नहीं आया, हमें LSY समझ में बिल्कुल आया। ठीक है। क्या समझ में नहीं आया विद्यार्थी परिषद में? उनका राष्ट्रवाद समझ में नहीं आया, या फिर उनका किसी पार्टी के प्रति पूरा तरीके से समर्थन, वो चीज समझ में नहीं आया? आखिर में क्या उनके चीजें नहीं समझ अखिल में? भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैंने पिछले 5 सालों में, जब से विश्वविद्यालय में हूँ, कभी भी छात्रों के मुद्दे पर लड़ते नहीं देखा। कोई जेन्युइन मुद्दा हो, फीस वृद्धि हो, एग्जामिनेशन फॉर्म हो, हॉस्टल की समस्या हो, छात्राओं की समस्या हो, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मैंने सड़कों पर आंदोलन करते नहीं देखा। शायद इसलिए कि उनकी मजबूरी है, उनकी सरकार है, प्रशासन है उनका। किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, ये उन्हीं की विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ऐसा वो नहीं मानते? वो नहीं मानते, लेकिन वो कार्य उसी शैली पे करते हैं। उनकी जो कार्यशाला है वो उस पे काम करते हैं। तमाम इनके मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले। बिल्कुल, ये तो बात वो स्वीकार करते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं करते ना कि पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी का या योगी जी का तस्वीर लगा दे। तो फिर क्यों नहीं छात्रों के मुद्दे पे लड़ते हैं, मुझे बताइए। अभी छात्र संघ बहाली मोर्चा को लेकर तमाम छोटे भाई, बड़े भाई आंदोलन पर बैठे थे। मुझे नहीं लगता है कि कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वहां पर आया हो। आया होगा तो फोटो करा के चला गया होगा। लेकिन छात्रों के जन्म विद्या विश्वविद्यालय में, उसमें विद्यार्थी परिषद का क्या रोल है, मुझे बताइए। हो सकता है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं किया उन्होंने। उन छात्रों के लिए नहीं लड़े वो, मैंने नहीं देखा। मैंने NSY को लड़ते देखा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कार्यकर्ता हैं। ये कुलपति जी भी मानते हैं, प्रोफेसर साहब भी मानते हैं, विश्वविद्यालय मानता है कि NSY बेहतर कर रही है। जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, तब एक मेरे बड़े भाई हैं जो वकालत कर रहे हैं इस टाइम, गौरव त्रिपाठी भैया, और एक और है रवि प्रकाश मिश्रा, जो उस समय इकाई अध्यक्ष हुआ करते थे। तब उस समय के NSY ने बहुत संघर्ष किया था। उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, फिर विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ। उसके बाद से NSY को एक बेहतर मजबूती से प्रदान करने का कार्य किया, जो उन्होंने मुझसे आशा की थी कि आर्यन तुम्हें बेहतर करना है, NSY के परिवार को, NSY के कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। उस क्रम में मैंने कार्य किया, और आज NSY का कार्रवाई बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कई सारे
छात्रों के लिए कार्यक्रम कराती है। आप देखते भी होंगे विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में उनके कार्यक्रम होते रहते हैं, और उसके अलावा एलएसवाई कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं कराती है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये कि जितनी संख्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिखाती है समय समय पर अपने पास कि हमारे पास इतने छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय हो या फिर अन्य जगह पर, उतनी संख्या एनएसयूआई के पास नहीं देखने को मिलते हैं। ये बात सही है या नहीं? आप नहीं, ऐसा नहीं है कि एनएसयूआई के पास कार्यकर्ता नहीं है या नेता नहीं है, क्योंकि एनएसयूआई कोई 2-4 महीने में कार्यक्रम नहीं करती है, ये लोग प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग अगर जैसे कल विश्वविद्यालय में छात्रों को दिक्कत होगी तो भले हम लोग की संख्या 5 की हो, लेकिन हम उन छात्रों के लिए लड़ेंगे, और मैं लड़ा भी हूँ। मेरी संख्या 3 थी, मुझे याद है 17 सितंबर तारीख थी, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, उसको हम लोग बेरोजगारी रूप में मनाते हैं। हम लोग 3 लोग कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में मौजूद थे, सबने कहा कि छात्र सभा प्रोग्राम कर रही है, एनएसयूआई को भी करना चाहिए। तो मैंने 3 लोगों के साथ गेट नंबर 2 पर, गेट नंबर 2 की रोड को जाम करने का कार्य किया था। तो आपका हौसला, आपका संघर्ष, आपका संकल्प हमेशा साथ आता है। संख्या मैं जानता हूं कि मैटर करती है, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसा नहीं कि एनएसयूआई ने कार्यक्रम किया तो उसमें संख्या नहीं हुई, तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए। आप देखिए उसमें भगत सिंह जी की जयंती पद यात्रा हम लोगों ने निकाली, कम से कम 100 के लोगों की संख्या में एनएसयूआई निकाली। इस बार नहीं, इससे पिछली बार आपने देखा होगा। हाँ, इससे पहली बार हम लोग निकाली, आपको फोटो में भेज दूंगा, पूरी वीडियो है उसकी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने निकाली। जो इस बार हुई थी आपने देखा था, इस बार सामूहिक थी, इस बार सामूहिक थी, सबने विश्वविद्यालय के छात्राओं ने मिलकर निकाली थी। लेकिन इससे पिछली बार हम लोगों ने एनएसयूआई ने निकाली थी, तो बहुत विशाल रैली थी। ऐसा नहीं कि संख्या एनएसयूआई के पास नहीं है, संख्या है। हम लोग लगातार और छात्रों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जितने छात्राएं हम लोग से जुड़ रही हैं, उनका साथ हमेशा हम लोग को मिलता है, क्योंकि हम लोग उनके ज़रूरत पड़ने पर खड़े हैं और वो हम लोग के साथ खड़े हैं। और रही बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो वो उनका अपना संगठन है, उनकी कार्यशैली अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, उनकी कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय एक परिवार है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को जब जब समस्या आई है, तो हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विश्वविद्यालय की धरोहर को, इस विश्वविद्यालय के छात्रों के मान सम्मान को बचाने के लिए हमेशा हम लोग साथ आए हैं। तो कई सारे आप समस्याएं गिनवा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का सबसे बड़ा आप समस्या क्या मानते हैं, और उससे कैसे बचे छात्र, उससे कैसे उभरे छात्र, यहाँ के आम छात्र? जो मैंने पिछले 1 सालों से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अनुभव कर रहा हूँ, मैं 4 साल का अनुभव नहीं, 1 साल का बता रहा हूँ आपको, कि विश्वविद्यालय के छात्र अब जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के लिए, अपनी लड़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए जागरूक नहीं है। वो सोचते हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या विश्वविद्यालय में है कि छात्र संघ चुनाव का ना होना। विश्वविद्यालय में अगर शिक्षक संघ का चुनाव हो सकता है, कर्मचारी संघ का चुनाव हो सकता है, तो बहुत बेसिक सा सवाल है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता विश्वविद्यालय में है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ छात्र पढ़ते हैं, तमाम उनकी समस्या है। मैं पिछले कई सालों से मांग कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए। क्या होता है ये बताइए? सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि एक जगह पर सारी छात्रों की समस्या का निस्तारण, कि उनको पता हो कि वहां पर देखिए, अब एग्जामिनेशन फॉर्म में दिक्कत हो कि गेट नंबर 1 पे समस्या का दूर होगी। कोई अगर वहां जाना होगा एडमिशन सेल में, तो चले जाएंगे वो गेट नंबर 2 की तरफ। तो छात्र ऐसे दिन भर दौड़ता रहता है, उसका समय बेकार होता है। तो हम लोगों ने मांग करी थी कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, वहाँ 3-4 लोग कोई ऐसे जानकार बैठाए जाएं जिनको सारी विश्वविद्यालय के बारे में पता हो कि विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, इसका समाधान क्या है। छात्र वहां जाके अपनी बात को रखे तो उसका समाधान मिल जाए, वो संतुष्ट हो जाए, वो दौड़े नहीं। क्योंकि छात्र के पास पढ़ने के लिए वो आता है। अगर वो दिन भर दौड़ता रहेगा अपने कागज को लेकर, तो पढ़ेगा कब, वो शिक्षा कब ग्रहण करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। विश्वविद्यालय के छात्रों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप डरिए मत। आप अगर सही है तो कोई ताकत, ये विश्वविद्यालय नहीं, मैं आगे भी आप अगर जाएंगे समाज में, तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, डगमगा नहीं सकती। आप अपने में मजबूत रहिए, जेन्युइन मुद्दे पर लड़ाई लड़िए। निश्चित रूप से सफलता देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी, ये वादा है। जो आपने वर्ल्ड विंडो सिस्टम बताया, सिंगल विंडो सिस्टम, ये मतलब एक जगह ही, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारी समस्या, बिल्कुल ठीक बात है। निर्धारण, इससे विश्वविद्यालय में खूबसूरती आएगी कि तमाम जगह लाइन नहीं दिखेगी आपको, तमाम जगह छात्र परेशान नहीं दिखेंगे आपको। अपना एक जगह काम हो गया, अपना काम वो कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं,
अपनी और भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है विश्वविद्यालय में, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसी तमाम समस्या है कि पीने का पानी तक विश्वविद्यालय में छात्रों को नहीं मिल पाता है। इतनी फीस देने के बाद भी पीने का पानी तो हमें लगता है एक बहुत मूलभूत समस्या है। पीने का पानी तो विश्वविद्यालय को देना चाहिए। वॉशरूम की साफ सफाई भी बहुत बड़ा कारण है कि ये भी सफाई होनी चाहिए। हम विश्वविद्यालय की धरोहर पर बैठे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर। इसकी साफ सफाई तो तब होती है जब छात्र आंदोलन करते हैं, जब छात्र संघर्ष करते हैं। उससे पहले कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। बोर्ड तब लगा था जब हम लोगों ने संघर्ष किया था। तो हर चीज अगर विश्वविद्यालय में संघर्ष करने के बाद मिलेगी तो हम करने को तैयार है, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों को जागरूक होना पड़ेगा। आप एलएसवाई है और अभी कुछ देर पहले हमने छात्र सभा या विद्यार्थी परिषद का जिक्र किया। आप क्या मुख्य अंतर पाते हैं विद्यार्थी परिषद, समाजवादी छात्र सभा और एलएसवाई जैसी छात्र संगठनों में? देखिए, हम लोग का विजन एकदम क्लियर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की नेताओं की मीटिंग लेते हैं तो उनका विजन एकदम क्लियर रहता है कि आप कभी भी डरिए मत। उनका पहला नारा होता है कि डरो मत। डरो मत का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो तो फिर भी ना डरो। उनका मतलब आप सही हो, आप मजबूत हो, तो आप किस बात से डर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन, आरएसएस ये आपको डराने का प्रयास करेगा, लेकिन आप डरो नहीं। अगर आप विश्वविद्यालय में हो और एनएसयूआई का हिस्सा हो तो आपका हक है उन छात्रों की आवाज़ को, उन गरीब मजदूर के छात्रों की आवाज़ को उठाना जो पिछड़े गांव से आते हैं, जिनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, उनको जागरूक करना हमारा कार्य है। तो राहुल जी ने हमेशा से ही हम लोग से कहा है, तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से कहा है, शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि एनएसयूआई हमेशा छात्रों के मुद्दों पर लड़ेगी। जहां जरूरत पड़ेगी पार्टी उनके साथ खड़ी है, जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे कार्यकर्ता डरे नहीं, झुके नहीं, मजबूती से छात्रों की आवाज़ उठाएं और जो भी हो सकेगा हम लोग उन छात्रों के लिए करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई को बढ़ा रहे हैं और भी अन्य जिलों में एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के पदाधिकारी आंदोलन कर रहे हैं। कभी भी समस्या होती है हम लोग मिलकर उन छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के पदाधिकारी छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन और बाहर का प्रशासन छात्रों पर मुकदमा लगाता है। ये निंदनीय है। छात्रों पर मुकदमा, अंतर है दोनों निश्चित रूप से। अच्छा, उन पे नहीं होता है? उन पे नहीं होता है। अभी आप भी मुझे बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी का पुतला फूका। थोड़ी देर बाद एनएसयूआई ने कहा कि पुतला हम लोग भी फूकेंगे, लोकतांत्रिक विरोध हम लोग भी करेंगे बीईपी का। तो प्रशासन आके हम लोग को चारों तरफ से घेर लेता है कि धारा 144 लागू है। तो मुझे बताइए, धारा 144 संविधान सबके लिए होता है कि एनएसयूआई के लिए है? सबके लिए। आप लोगों ने फूका था? फिर भी हम लोगों ने फूका था, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग का जज्बा, हम लोग की संख्या मैटर नहीं करती, हम लोग के जज्बे, हम लोग का संघर्ष, हम लोग का संकल्प काम आता है। हम लोगों ने एसीपी महोदय से, डीसीपी महोदय से, विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा था कि पुतला फूकेंगे, लोकतांत्रिक विरोध होगा, किसी को समस्या नहीं होगी और हम लोग अपना कार्य करेंगे। उन्होंने तमाम प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद पुतला फूका। शायद आपको नहीं पता हो कि उस शाम मेरे पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, संगठन द्वारा मेरे पर मुकदमा भी लगाया गया है कि कैसे पुतला फूका आपने। हम लोगों ने तहरीर दी थाने में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से दबाव है कहते हैं। अब मैं दो चीजें जानना चाहूंगा। पहला तो ये कि इसकी शुरुआत जो हुए वो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा टिप्पणी से शुरुआत हुई, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति किसी छात्र संगठन के बारे में कुछ कहा तो उस पॉलिटिकल व्यक्ति का पुतला फूका गया। फिर आप लोगों ने क्यों, आप लोगों को बुरा लगा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी का पुतला फूका गया? चूंकि आप लोग छात्र संगठन है, आप लोग को राजनीति से थोड़ा सा हट के नहीं रहना चाहिए था? अच्छा, ठीक बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है कि नहीं? बिल्कुल है। बिल्कुल, तो उसने क्यों फूका? इसलिए फूका क्योंकि उसके ऊपर टिप्पणी किया गया। ठीक, टिप्पणी क्या गलत थी? ये नहीं साबित कर, मैं नहीं बता सकता। बीएचयू की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुआ, उस मामले में ये कार्य हुआ। बीएचयू की छात्रा के साथ न्याय हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने सवाल किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे आरोप है, उन्होंने एफआईआर कॉपी ट्वीट की, कुछ गलत है क्या?
कोई झूठा मेरा आरोप सवाल नहीं, ये है ही नहीं। कोई झूठा आरोप नहीं। लेकिन अच्छा आप अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि जब एक पॉलिटिकल व्यक्ति किसी छात्र संगठन पर कमेंट किया, ठीक छात्र संगठन को ये बुरा लगा कि मेरे ऊपर कमेंट किया गया, तो उसने पुतला फूंका। ठीक। अब चुकेले सिवाई को बुरा लगा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष का पुतला क्यों फूका गया। ठीक। तो प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्ति है और एबीवीपी को इसलिए फूका क्योंकि उसके ऊपर टिप्पणी किया गया था। तो एलएसवाई को थोड़ा सा इससे बच जाना चाहिए था। भाई इसमें हम पॉलिटिकल चीजों में क्यों पड़े। देखिए बात यहाँ राजनीति की नहीं है जी, बात उस छात्रा को न्याय दिलाने की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए था, अपनी सरकार से भाजपा से सवाल करना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीएचयू की छात्रा में छेड़छाड़ होती है, उस पर कार्रवाई कब होगी, उस छात्रा को न्याय कब मिलेगा। ये तो हो गई एक अराजनीतिक बात। अब बात होती है राजनीति की। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूका। राजनीति पे टिप्पणी हुआ करती है, आरोप प्रत्यारोप चला करते हैं। आपने पुतला फूका, कोई बात नहीं। हम लोगों ने अगर एबीवीपी का पुतला फूक दिया, एक राजनीतिक माहौल क्रिएट किया, एक राजनीतिक समीकरण, मतलब एक तरह से होता है ना कि आपने कार्य किया तो हमने भी किया, आपने विरोध किया तो हमने भी किया, एक लोकतांत्रिक विरोध किया। हम लोगों ने रोड जाम नहीं की, हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे छात्रों को परेशानी हो। हम लोगों ने वो कार्य किया जिससे एक लोकतांत्रिक विरोध हो। आपने हमारे नेता का फूका, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का फूका, हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का फूका। हमने सवाल किया कि उस छात्रा को न्याय कब मिलेगा, उस बहन को न्याय कब मिलेगा। क्योंकि अगर बीएचयू की आग एक आग की तरह फैलती है, अगर इस आग नहीं रोका गया कहीं भी भड़क सकती है। बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, तो उसको रोकने का प्रयास था। लेकिन विद्यार्थी परिषद द्वारा मेरे पर मुकदमा किया गया। जब हम लोगों ने तहरीर दी कि यही कार्य उन्होंने पहले किया था, हम लोगों ने बाद में किया, तो प्रशासन कहता है ऊपर से दबाव है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ऊपर वाला आदमी कौन है। ये कहते हैं कि सरकार अलग है, विद्यार्थी परिषद अलग है, तो ऊपर वाला आदमी कौन है, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। लोकतांत्रिक विरोध है, लोकतंत्र है, आप भी विरोध करिए, हम भी विरोध करेंगे, हम भी सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए, आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। लेकिन मुकदमाबाजी करने से क्या होगा। लेकिन अब सवाल ये तो बदले की बात जी, कि आप लोग छात्र संगठन है, आप छात्रों के हितों के लिए है, आप लोग बार-बार ये निश्चित रूप करते हैं, लेकिन आप लोगों को बुरा इस बात के लिए नहीं लग रहा है कि छात्र परेशान है, बुरा उससे ज्यादा इस बात के लिए लग रहा है कि मेरे नेता का ऐसा नहीं है। हमेशा से एनएसवाई ने जब विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज को दबाया गया, एनएसवाई आपने देखा भी होगा कि एनएसवाई ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। चाहे कुलपति महोदय हो, चाहे प्रोक्टर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे कोई हो, सबसे मिलकर वार्ता की है, मिलकर लड़े हैं, कहीं दबे नहीं है, कहीं झुके नहीं है। कार्रवाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन एनएसवाई मजबूती से लड़ी, कभी नहीं झुकी। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि एनएसवाई लड़ी नहीं, कि एनएसवाई छात्र संगठन है कि छात्रों के लिए कुछ करती नहीं। ये तो कहना गलत है, अन्याय है। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि एनएसवाई कुछ नहीं करती, तो शायद उनको नहीं दिखता नहीं है। एनएसवाई का कार्य अलग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य अलग है, बहुत अलग, बिल्कुल अलग है, विपरीत है। हम लोग छात्रों के लिए कार्य करते हैं, हम लोग छात्रों के लिए कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, मैं ये बात नहीं कहूँगा। आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि लंबे समय से आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ अभी तक आप मुख्य कोई एक दो उपलब्धियां बताइए जो आपको लग रहा है कि ये एनएसवाई का मेरे रहते हुए ये उपलब्धि प्राप्त हुआ है छात्रों के लिए। अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसका जवाब इसी में छुपा है। कोविड काल चल रहा था, तो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र नहीं निकला था, सब लोग घर में बैठे हुए थे। तब हम ही एनएसवाई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 10, 12, 15 की संख्या में हुई होगी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के उस टाइम के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे, उनका आवास घेरा था, यही कुलपति जी के आवास के बगल में उनका आवास है, आप जानते होंगे। हम लोगों ने आवास घेरा था, धरने पर बैठे थे कि कोविड में छात्र दूर दूर से नहीं आ सकते, उनकी परीक्षा को टाला जाए। माननीय दिनेश शर्मा जी ने हम लोगों को वार्ता करने के लिए विधानसभा बुलाया था, क्योंकि समय सत्र चल रहा था, विधानसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सम्मान रखते हुए छात्रों को अपनी गाड़ी से हम लोग वहां गए थे, दिनेश शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा था, और उसके कुछ 2 से 3 दिन में सरकार की तरफ से आदेश आ गया था कि छात्राओं के परीक्षा को रद्द किया गया। कोविड काल जब तक सही नहीं हो जाता, तब कोरोना की स्थिति सही नहीं हो जाती, तब तक उसको रद्द करने की ये बड़ी उपलब्धि थी, ये छात्रों का संघर्ष था। और एक बार हुआ था कि एग्जामिनेशन फॉर्म में बड़े पैमाने पर दिक्कत आ रही थी, बड़े पैमाने पर छात्र बहुत परेशान थे। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट 2 बार एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन सर्वर प्रॉब्लम के चक्कर में छात्रों को कुछ लापरवाही के कारण से वो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो तमाम छात्रों गेट नंबर 1 पर लंबी कतार लगी हुई थी। हम लोग गेट नंबर 1 पे आते हैं,
और देखते हैं लंबी कतार लगी हुई है, तो हम लोग उन छात्रों की आवाज़ को लेकर कंट्रोलर महोदय के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि छात्रों की जो परीक्षा तिथि है, एग्जामिनेशन फॉर्म की जो तिथि है उसको बढ़ाया जाए। तो वहाँ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता संतुष्टि वाला कि जिससे छात्र को संतुष्ट हो। तो हम लोग गेट नंबर 1 पे आते हैं, धरने पे बैठते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक हम लोग को पता चलता है कि डेट बढ़ाई जाएगी। तो एक बड़े संघर्ष की जीत थी ये भी। एक बार और गिना दूं आपको, अनिल मिश्रा जी को आप जानते होंगे, समन्वयक थे उस टाइम, उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। किस बात? उस टाइम कुछ मामला हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हम लोग सुबह, वो संयुक्त धरना था, वो हम समाजी छात्र सभा भी थे, एनएसयूआई भी थी। हम लोग धरने पे बैठे, सुबह 11 बजे बैठे थे, शाम 7 बजे हम लोग की वार्ता प्रशासन से हुई थी और प्रशासन ने कह दिया था आपकी मांगों को हम लोग मानते हैं और कल सुबह तक आप लोग की जो मांग थी उसको पूरा किया जाएगा। तो ये भी एक संघर्ष की जीत थी। ये सब इतिहास हो गया है, ये सिर्फ अकेले से नहीं संभव हो पाता है, पूरा संगठन ने साथ दिया था। एनएसयूआई एक परिवार की तरह है। एनएसयूआई ने मुझे सिखाया है कैसे लड़ा जाता है, इस विश्वविद्यालय ने मुझे सिखाया है कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो उन दोनों को मैंने हमेशा साथ लेके चला है। कभी भी एक दूसरे के विश्वविद्यालय पे अगर बात आई है तो सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय मेरी कर्म भूमि है। इस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ, मेरा दाखिला है। तो विश्वविद्यालय मेरे लिए एक परिवार है, एक माँ की तरह है। इसने पाल पोस के बड़ा किया, जैसे माँ एक बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती हैं, ऐसे विश्वविद्यालय ने मुझे सिखाया है, लड़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होना सिखाया है। इस विश्वविद्यालय का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा, एनएसयूआई का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा कि उसने मुझे एक पहचान दी, एक मान दिया, सम्मान दिया, अभिमान दिया। आपने 3 मुख्य, हमको लग रहा है कि बातें बताई जो आपकी उपलब्धि है। पहला जो मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा कि आपके उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, दिनेश शर्मा जी का, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो अभी राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री भी छात्रों की बात सुनता है? छात्रों की बात अगर सुनते तो पहले मान लेते। ये तो आंदोलन करने के बाद विधानसभा बुलाया अपने गाड़ी से। नहीं, वो तो सम्मान है, वो हमारे यूनिवर्सिटी के अभिभावक रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हैं, उनका सम्मान हमेशा रहा है। भले वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी उस दल से, उससे मतलब नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर है, हमारे अग्रज हैं, तो उनका सम्मान हमेशा, उन्होंने बुलाया था, निश्चित रूप से बुलाया था, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। हम लोग विधानसभा मिलने भी गए थे, बहुत सम्मान से हम लोग को चाय नाश्ता भी कराया था, ये बता दूं आपको, मिल के वार्ता भी की थी, बहुत अच्छी सार्थक वार्ता हुई थी, उसके बाद निर्णय भी आया था। तो हाँ, मैं मान सकता हूँ कि उस वक्त सरकार ने हम लोग की बातों को माना था। और अगर सरकार छात्र हितैषी होती, छात्रों की रक्षा करने वाली होती, तो तमाम बार हम लोगों ने आंदोलन किए, आवाज़ को उठाया, हम लोग की गिरफ्तारियां भी हुई, आपने देखा भी होगा, मुकदमा भी लिखा गया मेरे पर। आज 6 मुकदमे हो चुके हैं जब से विश्वविद्यालय में आया हूँ। ये तो मैं सुनता हूँ कि छात्र नेताओं का गहना होता है। निश्चित रूप से मैंने तो माना है अच्छा। कि राजनीति, जब से मैंने राजनीति में आया, मुकदमा राजनीति में इनाम होता है और जेल अस्थायी घर होता है। इसी संकल्प को मैं मान के आगे बढ़ रहा हूँ। जितने मुकदमे लगेंगे ये मेरे लिए गहना है। जैसे हमारे नेता ने परसों कहा, तेलंगाना में राहुल जी ने कहा कि 24 गहने हैं मेरे ऊपर, मतलब 24 मुकदमे सरकार ने लगाए, तो मैं 6 पे हूँ। तो ये गहने हैं, ये इनाम है, सरकार देता जाएगी, हम लेते जाएंगे, ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना मजबूती से लड़े और लड़ेंगे जी। तो 1/4 आप पर भी है। निश्चित रूप से। अब वो नेता है, हम कार्यकर्ता हैं, कुछ तो हिस्सा होगा। बिल्कुल। तो अभी आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया, उनका भी कुछ दिन पहले सांसद पद से हट गए थे, फिर पुनः वापस आ गए, उस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जाति समुदाय को लेकर के टिप्पणी करना। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थान है जिनमें उन्होंने कब्जा कर रखा है, संस्था पे कब्जा कर रखा है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। सीबीआई, ईडी, अच्छा, उनके घर की तरह हो गई हैं। अच्छा। जिसपे भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी उनके घर पे सीबीआई, ईडी पहुंच जाएगी। राहुल जी की सदस्यता को रद्द करने का कार्य किया इन्होंने, माननीय हाईकोर्ट द्वारा किया गया, लेकिन हम लोग को विश्वास था, हम लोगों ने संघर्ष किया, विश्वास था कि अंत में न्याय मिलेगा और राहुल जी की पुनः संसद में वापसी होगी। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा, देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करार तमाचा था कि राहुल जी को पुनः उनकी सदस्यता को रद्द करने का कार्य किया और राहुल जी को फिर से संसद में बैठकर उन तमाम छात्रों की, नौजवानों की, महिलाओं की, किसानों की, जुमलों की आवाज़ को उठा रहे हैं, मजबूती से उठा रहे हैं और निश्चित रूप से उठाएंगे। जब तक इस देश पर संकट आया है, गांधी परिवार ने
हमेशा आगे आया है, निश्चित रूप से मैं मान रहा हूँ। क्योंकि राहुल जी से जब आप मिलेंगे, मेरा तो मन है कि एक बार आप मिलिए, 2 मिनट का समय लीजिएगा, आप उनसे वार्ता करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या व्यक्ति है। शानदार, राजनीति से परे हटकर मैं बता रहा हूँ आपको, एक ईमानदार दिल के, दिल में कुछ नहीं रखने वाले, जो होगा दिल में आपसे कह देंगे, आपको जिस दुनिया को वो जान लेंगे। उनका मन कर गया तो आपके साथ 1 घंटा बैठ जाएंगे। कोई मस्त मौला इंसान है वो, मनमौजी, जैसे आप वैसे वो, कोई फर्क नहीं। इतने बड़े खानदान से आने के बाद भी आप मुझे बताइए कि उस व्यक्ति के अंदर कभी भी हमने घमंड नहीं देखा, कभी भी घमंड नहीं देखा। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी, ऐतिहासिक, पूरा टी-शर्ट में यात्रा कर दी, 4000 किलोमीटर की यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उस भरी ठंड में, उसमें बारिश भी हुई थी, धूप भी थी, गर्मी भी थी, बरसात भी थी, झंझोर की ठंड भी थी। मैं भी उस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बना था। जी आप मिले थे तो हाँ, मैंने राहुल जी को रुद्राक्ष की माला भेंट करी थी, उसको उन्होंने स्वीकारा तो पूछा था कहाँ से, मैंने बताया मेरी मुलाकात, अच्छी मुलाकात हुई थी राहुल जी से। एक सार्थक, मतलब एक होता है ना कि लगता है नहीं कि पहली बार या दूसरी चौथी बार मिले हैं, लगता है कोई परिवार का हिस्सा है, ये परिवार के व्यक्ति हैं, एक अपनत्व की भावना जगती है जब उनसे मिलो। तो राहुल गांधी जी मस्त मौला आदमी है, ये बात मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन कई बार कुछ चीजें बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उनका क्या सोचना होता होगा, लेकिन मीम्स वालों को बड़ा मटेरियल दे देते हैं वो। कभी संसद में आंख मार देते हैं, वो वायरल हो जाता है, कभी आलू से सोना बनाने की बात कह देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी के गले पड़ जाते हैं, मतलब ऐसा लोगों द्वारा कहा जाता है और खूब वायरल होते हैं। ठीक बात है, आपने ठीक कहा कि उनकी सब होता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे हजारों करोड़ पे खर्चा किए हैं। अच्छा, इसको पढ़िएगा आप, राहुल गांधी जी के पीछे? निश्चित रूप से उनकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ों पर खर्चा किया है कि कैसे राहुल जी की छवि को खराब किया जाए, कैसे उनका मजाक बनाया जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मजाक बन गई है और राहुल जी को लोग आज नेता मानने लगे हैं। पहले भी मानते थे, आज सब मानने लगे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानने लगे हैं। अच्छा, एक जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो असर और जो एक समाज में मैसेज गया है वो शानदार है। और जो आपने बात कही कि आलू से सोना वाली, वो पूरी वीडियो देखिए, वो पूरी वीडियो, वो पूरी वीडियो देखिए। कुछ लोग उसको कोट किए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, भाजपा आईटी सेल के माध्यम से उसको खराब कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और सच को कोई दबा नहीं सकता। राहुल जी ने शानदार बात कही थी और कोई उसमें झूठ नहीं है। निश्चित रूप से सरकार आएगी, आपको एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा जो संघर्ष जो छात्रों का पिछले कई सालों से चल रहा है उसमें वो सफल होंगे। राहुल जी की जो सोच है वो बहुत अलग है, उनका विजन एकदम साफ है, क्लियर है, जो है उनके दिल में आपके सामने रख देते हैं, कुछ मन में नहीं, कुछ दिल में नहीं। कब सरकार में आएगी? निश्चित रूप से 24 में सरकार बनेगी। 15 अगस्त को आप देख रहे होंगे टीवी पे, या आप अगर दिल्ली में मौजूद होंगे तो लाल किले पर राहुल जी भाषण दे रहे होंगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? निश्चित रूप से आशा नहीं विश्वास है, कांग्रेस ही आस है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। अच्छा, 14, 19 ये सब कोई बात नहीं, राजनीति में हार जीत चला करती है, ये चला रहता है, लेकिन जो व्यक्ति संसदीय हार जा रहे हैं उसको आप प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहे हैं। नहीं, सांसद तो चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे, चुनाव तो इंदिरा जी भी हार गई थी, तो राजनीति में हार जीत मैंने कहा पर चला करती है। तब भी वो नेता बने तो प्रधानमंत्री बने, सबने स्वीकारा उनको, सब लोग सम्मान करते हैं उनका। तो देखिए, राजनीति में हार जीत चला करती है। अगर आप मैदान में उतरे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता ही प्राप्त हो, असफलता भी बहुत बड़ी पूंजी है, आपको सीखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा। तो मैं तो यही तो जानना चाहता हूँ कि आप कहिए कि 2024 में हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे कोशिश नहीं करेंगे, 14 में आशा नहीं विश्वास है, कांग्रेस ही आस है। तो इसके पीछे क्या तर्क है? कुछ तो होगा कि यूपी में हमने सरकार बना लिया इसलिए कह रहे हैं, या आपने हिमाचल में देखा, हाँ, कर्नाटक में देखा, 5 राज्यों में चुनाव है, 3 तारीख को आपको बधाई हम देंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, वहाँ भी विश्वास है निश्चित रूप से जीतेंगे 5 राज्यों में। कहाँ राजस्थान जीतेंगे, मध्य प्रदेश जीतेंगे, तेलंगाना जीतेंगे, मिजोरम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे। अच्छा, और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी फेंकती करती रहेगी। अच्छा, उनका तो नया नाम है ना, भारतीय जुमला पार्टी। राजस्थान में तो कहा जा रहा है कितनी पेपर लीक हो गई कि लोग दोबारा कांग्रेस को देखना नहीं चाहते। 3 तारीख को देखेंगे कौन किसको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, निश्चित रूप से देखेंगे।
मोदी जी के जुमले काम नहीं है। मोदी जी ने कहा था तेलंगाना मध्य प्रदेश में कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। पूरे देश में उनकी सरकार है जी। और अन्य प्रदेशों में उनकी सरकार है, वहां वो सिलेंडर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये जुमलेबाज सरकार है। आप उत्तर कहाँ, प्रदेश वाले ही सोचते हैं कभी सरकार बनाने के लिए, कौन? आप लोग? निश्चित रूप से बनाएंगे, पहले केंद्र में बनाएंगे फिर पूरे देश में बनाएंगे। अच्छा, ऊपर से ये नीचे कह रहे थे कि कांग्रेस को समाप्त करेंगे। कौन कह रहा? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, अच्छा। जीरो पर लाके खड़ा कर देंगे। हाँ। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, जी। कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है। इसको आप समाप्त नहीं कर सकते, आप मिटा नहीं सकते। जितनी ताकत आप कांग्रेस को मिटाने में लगाते हो ना, उसकी आधी ताकत आप देश को बनाने में लगते हो तो देश कहीं और होता। लेकिन आपने इस देश को बेचने का कार्य किया है और कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। अपने कुछ कार्य करिए, सिर्फ योजना बनने से काम नहीं होगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कार्य करिए। मोदी ने परसों खुद ही कहा कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता। तो मैं तो उनसे खुद कह रहा हूँ कि आप नाम बदल रहे हो, इससे ये नहीं कि आप बना रहे हो। इतिहास तो वही पुराना है, कांग्रेस वाला, वही नेहरू वाला, वही इंदिरा जी वाला, वही राजीव जी वाला इतिहास है, जिसको साकार राहुल जी करेंगे, इसको साकार प्रियंका जी करेंगी। आपके बस की बात नहीं है। आप झोला उठाएंगे 24 में और झोले की जांच होगी। झोले की जांच? झोले की जांच होगी कि झोले में क्या लेकर जा रहे हैं, ये बताइए। उस झोले में कितना पैसा है, कितना गहना है। और अडानी को जितना पैसा उन्होंने दिया है वो सब पैसा गरीबों में बांटेंगे, सब पैसा किसानों के हाथों में जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरे नेता और देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल जी ने कहा है कि जितना पैसा मोदी जी ने अडानी को दिया है उतना पैसा मैं देश के किसान, गरीब, मजदूर, छात्रों को, बेरोजगारों को देंगे। ये 24 में देकर रहेंगे। आप, हमको लग रहा है कि दुनिया के ऐसी कोई मीडिया संस्था नहीं होगी जिसके माइक पर आपने नहीं बोला होगा। अगर आप खुल करके सरकार को जितना बोलते हैं, अभी जैसे बोल रहे हैं या फिर हमेशा बोलते रहते हैं और कांग्रेस उसको खूब ट्वीट करती है, किस दम पर बोलते हैं? ना तो यूपी में सरकार है, ना तो केंद्र में सरकार है, ना तो आपके जिले चुने, हमको लग रहा है 1 या 2 विधायक है यूपी में। ठीक, किस दम पर बोलते हैं? तन राहुल मन राहुल, मर जाए तो कफन राहुल। ना राहुल जी डरे हैं ना उनके कार्यकर्ता डरे हैं। राहुल जी ने कहा था मेरे एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। बब्बर शेर हैं हम लोग, राहुल जी के सिपाही हैं, डंके की चोट पे सवाल करेंगे, लोकतंत्र है। आप ज्यादातर मुकदमा करोगे, जेल भेजोगे, फांसी पे चढ़ाओगे, लेकिन कभी जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कभी ये तो नहीं कहेगी कि जब उस टाइम अन्याय हो रहा था तो आप लोग क्यों नहीं बोले थे, खुल के बोले थे। खुलकर बोलेंगे। और जब जब इस देश में, इस प्रदेश में, विश्वविद्यालय में अन्याय होगा, निश्चित रूप से एनएसयूआई के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय का एक छात्र होने के नाते मैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। भले मैं अकेला हूं, आपने देखा होगा मेरी वीडियो कि कई वीडियो में अकेला हूं, प्रशासन से लड़ रहा हूं, लेकिन मैं लड़ा हूं क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मुझे अंजाम कुछ भी हो, मुझे इससे डर नहीं लगता, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होनी चाहिए, भरपूर होनी चाहिए कि कोई ये ना कह सके कि ये कायर है, ये कह सके ये मजबूत है, ये लड़ता है। ये इसके पीछे ये सोच है कि डरो नहीं, मजबूती से लड़ो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों को भी बता दें कि लखनऊ वाले चैनल पर जब आप शॉर्ट्स में जाकर के मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखेंगे तो हमको लग रहा है दूसरा या तीसरा वीडियो में इनको आप देख सकते हो है ये मुख्य कुलानुशासक यानी चीफ प्रॉक्टर सर के साथ प्रोफेसर राकेश द्विवेदी सर के साथ बहस कर रहे हैं। और बहस का मुद्दा भी बड़ा आपको हंसी आएगा सुन करके कि वो आए चेकिंग करने कि जो छात्र बैठे थे धरने पर, और उनमें से कोई बोल दिया कि इनका किसी कॉलेज में दाखिला है, लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि आप तो हमारे छात्र ही नहीं है। उसके बाद जो बहस हुई थी और वो वीडियो इकलौता चैनल लखनऊ वाले ने कवर किया था, उसे डाला भी था और वो खूब ज्यादा वायरल हुई थी। हमको लग रहा है कई मिलियन उसके व्यूज भी है। और उसमें इन्होंने नजर से नजर मिला करके उनके से लड़ा था का अर्थ ये नहीं है कि उनको गाली गलौज दिया था, लड़ा था का अर्थ ये है कि इन्होंने साबित किया था कि मैं यहाँ के छात्र हूँ, ID कार्ड दिखाए थे और उस चीज को खूब देखा गया था। बहरहाल आगे की प्रश्न अब जो हमारे होंगे वो हमारे दर्शकों के होंगे, लखनऊ वाले परिवार के होंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्यों के ज्यादातर सवाल होंगे। तो अब हमारे दर्शकों के सवाल शुरू होते हैं और उसमें से मैं सबसे पहले सवाल लूंगा शशि प्रकाश मिश्रा जी का। उन्होंने पूछा है कुछ ज्ञान छोटे भाई को भी दे दीजिए भैया। शशि बहुत प्रिय भाई है, चंचल है, अच्छा भाई है, सहयोग करता है हमेशा, तो खूब सारा आशीर्वाद और प्यार। भाई ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुमको सही रास्ता दिखाने में एक मदद ज़रूर कर सकता हूँ।
शशि अच्छा कार्य कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, खूब मेहनत करें, संघर्ष करें, छात्रों के बीच जाएं, छात्रों की समस्या सुनें, उनसे संवाद स्थापित करें, और अगर उनको भविष्य में राजनीति करनी है तो निडर होकर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिना डरे और निडर होकर, प्रशासन कोई भी हो, सामने कोई भी हो, आप सवाल करिए। यही मैं शशि से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप बोल सकते हैं, आप अच्छे वक्ता भी हैं, आप बोल सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। आप भले आप किसी भी दल से हो, किसी भी उससे हो, व्यक्ति विशेष से आप जुड़े हो, वो मतलब नहीं रखता। आपकी प्रतिभा क्या है, आप उसको निखारिए। आप विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया था तो अपनी प्रतिभा को पहले निखारिए कि आप किस काबिल हैं, आपके अंदर जो कमी है उसको दूर करिए, और जो आपकी प्रतिभा है उसको विश्वविद्यालय के सामने लाइए, ताकि पूरा समाज देखे कि हाँ, विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो काबिलियत है उनके अंदर। तो शशि से इतना कहना चाहूँगा कि जिस पद चिन्ह पे वो चल रहे हैं मजबूती से चलें, अच्छा कार्य कर रहे हैं, खूब अच्छी मेहनत है, आगे उनका भविष्य अच्छा होगा, ये शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन राजनीति के साथ साथ पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि बिना पढ़ाई सब व्यर्थ है। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो राजनीति बेकार है, क्योंकि राजनीति अब बदल चुकी है। अब जनता कहती है कि पढ़े लिखे नेता। पहले की राजनीति दूसरी थी, अब की राजनीति में बहुत फ़र्क है। आप समाज में जाएंगे तो अगर कोई अपनी समस्या को लेकर आएगा और आप उस समस्या को समझ ही नहीं पाओगे कि वो समस्या क्या है, तो उसका निस्तारण कैसे करोगे? तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर लड़ना पड़ेगा। पढ़िए भी और लड़िए भी, यही शशि से कहना चाहता हूँ। पढ़ाई का जिक्र किया, हमने कहा कि कहीं राजनीति वाला चले जाए किसी के ऊपर, किसी के डिग्री के ऊपर। खैर, आगे आलोक मिश्रा जी ने सवाल पूछा, विधानसभा की तैयारी कहाँ से है और कब कर रहे हैं? हमको लग रहा है 27 तक आपकी उम्र भी हो जाएगी। आलोक बहुत प्यारा और छोटा भाई है, क्रांतिकारी है, उसने भी अच्छा संघर्ष किया, विश्वविद्यालय में अच्छा कार्य कर रहा है। भाई विधानसभा की तैयारी तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उम्र बहुत छोटी है, 23 साल की उम्र का हूँ। अभी 4-5 साल हैं, अपने आप को और तपाएंगे संगठन में, समाज के बीच छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति जागरूक होंगे, उनकी समस्या को जानेंगे। जब तक मैं ये नहीं, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाएगा कि इस विधानसभा में मैं पूरा घूम चुका हूँ, विधानसभा के लोग मुझे अपना रहे हैं और मैं विधानसभा को अपना चुका हूँ, तब तक विधानसभा को चुनाव लड़ने का भी कोई विचार नहीं है। अभी एनएसयूआई में काम करना है, जो भी हो सकता है संगठन के प्रति 24 घंटे मैं प्रति रहता हूँ। संगठन ने अगर रात 12 बजे भी कहा है कि आर्यन आपको यहाँ जाना है, तो मैं गया हूँ। तो संगठन को मैंने अपना माना है, संगठन ने मुझे माना है। संगठन का जब आदेश होगा, पार्टी का जब आदेश होगा, तब चुनाव लड़ूंगा। और आप सबका आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा से शायद विधानसभा में पहुंचूं। बिल्कुल। तो विधानसभा केवल विधायक बनेंगे या फिर मंत्री भी बन जाएंगे उस वक्त? जो भी आशीर्वाद होगा, जो पार्टी और सरकार का उस टाइम सरकार में बैठे लोग का आदेश होगा, उस पर कार्य किया जाएगा। अगर लोग चाहेंगे, शीर्ष नेता चाहेगा कि हम इस लायक हैं, पार्टी करेगी। नहीं समझेगी, कोई बात नहीं। जो पार्टी का आदेश होगा, मेरे लिए सर्वमान होता है, क्योंकि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता, संगठन से बड़ा कोई कार्यकर्ता नहीं होता। तो मैंने संगठन और पार्टी को अपना पूरा समय, त्याग, तपस्या, बलिदान निछावर कर दिया है कि पूरी तरह से हम आपके प्रति समर्पित हैं। आप हमसे जैसे कार्य लेना चाहो आप लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चूंकि उत्तर प्रदेश में है, ना तो आप राजस्थान में है और ना तो हिमाचल प्रदेश में है जी, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव अक्सर देखा जाता है कि 3 पार्टियां होती है मुख्यतः। ठीक बात है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और एक पार्टी जो इस समय लगभग कम दिख रही है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन कांग्रेस को लड़ाई में कभी माना ही नहीं जाता है, और आप उसी पार्टी से हैं। नहीं, कोई बात नहीं। आपने कहा कि लड़ाई में माना नहीं जाता। जब चुनौती बड़ी होती तो लड़ाई का मजा कुछ और होता है, और जब संघर्ष बड़ा होता है तो सफलता बहुत बड़ी होती है। तो हम लोग, अगर हमारी सरकार पिछले 34 सालों उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो हम लोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसको स्वीकारना कोई गलत बात नहीं है, बड़ी चुनौती है। और निश्चित रूप से जिस विधानसभा से पार्टी कहेगी, संगठन कहेगा, आदेश करेगा, उसमें अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। पूरा 24 घंटे वहाँ की जनता के लिए, उस विधानसभा की जनता के लिए जो भी हो सकेगा बन सके करेंगे। और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो शायद करिश्मा हो जाए और विधायक बन के निकलेंगे। कौन से विधानसभा में आपका घर है? उत्तर विधानसभा में घर है। अच्छा, उत्तर विधानसभा। पूजा शुक्ला दीदी वाला। बड़ी बहन जैसी है मेरी, विश्वविद्यालय की सीनियर है, हमारी अग्रज हैं,
वो अच्छा चुनाव लड़ी विधानसभा का, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो अच्छा ये बताइए, एक और सवाल, अभी लोगों के सवाल है, उससे पहले मेरा ये एक और सवाल है कि अगर 27 में कोई दूसरी पार्टी कहे कि बहुत अच्छा नेता है आप, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपका उस पार्टी में कुछ होने वाला है नहीं, आप आइए हम चुनाव लड़वाते हैं, कांग्रेस कहने वाली बात नहीं है, आप जी खुल करके बताइएगा। बिल्कुल खुलकर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ के समान है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे पाला पोसा है, पिछले 5 सालों से हूँ। मैं 10 क्लास से पार्टी से जुड़ गया था, 10 क्लास से पार्टी कार्यालय जाने लगा था, मैं वहाँ के लोगों से मिलने लगा था, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है और जो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है वो काफ़ी मैच होती है। तो पार्टी से इधर हट के कहीं और जाना अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ये मेरी सोच नहीं हो सकती, और लोगों की सोच हो सकती है। हो सकता है वो कहें कि ये झूठ बोल रहा हो, ये जाएगा भविष्य में पार्टी को धोखा देगा, जैसे लोग देते हैं। लेकिन मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे जीवन भर कार्यकर्ता बनकर कहेगी तुम कार्यकर्ता बनकर रहो तो मैं रहूँगा, लेकिन पार्टी को धोखा नहीं दूंगा। अपने नेता के साथ अगर इतने बुरे समय में मैं खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से मेरा संकल्प दूसरा है, मेरा संघर्ष दूसरा, मेरी मेहनत दूसरी है। 34 साल से हमारी सत्ता नहीं है, हमारे 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, 1 सांसद हैं। लोग हंसते हैं हम लोगों पर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हीं लोगों के बीच जाते हैं और अपने विचारधारा को बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करके दिखाएंगे। उदाहरण देते हैं हिमाचल का, उदाहरण देते हैं कर्नाटक का, 5 राज्यों में चुनाव, वहाँ सरकार बनेगी, उसमें उदाहरण देंगे कि पार्टी ने जो वहाँ गारंटी कही उसको पूरा करेंगे। और बात रही किसी और पार्टी से लड़ने की, तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी किसी और पार्टी में जाना है, क्योंकि शुरुआत से जिस पार्टी में मैंने कार्य किया है उसी में कार्य करता रहूँगा। अगर मुझे कोई और पार्टी चुननी होती शायद कोई और पार्टी चुन लेता, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा संघर्ष का दौर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए है, और मैंने उस पार्टी को चुना है जिसमें संघर्ष ज़्यादा है, चुनौतियाँ बड़ी हैं। अगर चुनौती बड़ी है तो सफलता भी बड़ी होगी, और संघर्ष मजबूत और जीत निश्चित होगी, ये वादा है। आपने एक चीज जिक्र किया कि मैं अगर इतने बुरे दिनों में साथ हूँ तो फिर भविष्य की बात ही कैसे करूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस बुरे दिन का क्या कारण है, क्यों इतना बुरा दिन कांग्रेस बुरे का दिन का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि पार्टी कमजोर है, अब मेरी बात को समझिएगा। 34 साल से सरकार नहीं है जी। हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, कोई राजनीतिक हम लोग का बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे पिताजी का बड़ा कारोबार हो, लाखों रुपया वहां से आता तो हम लोग राजनीति करेंगे। तो मैं भी एक मध्यम परिवार से आता हूँ, मैंने अपना खुद का कार्य किया है, आपको पता भी होगा, पूरी जानकारी भी है आपको। मैं उसी पे अपनी राजनीति भी करता हूँ, उसी से पैसों से अपनी शिक्षा को भी ग्रहण करता हूँ। तमाम जो खर्चे होते हैं समाज में बैठते हैं खर्चे, तो उसको भी उस चीज़ से करता हूँ। तो बात रही अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को बढ़ाती है, अन्य पार्टी नहीं बढ़ाती है। अन्य पार्टी उन युवाओं को यूज करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी देखा होगा आपने राजस्थान में राहुल जी ने तमाम युवाओं को टिकट दिया है। एनएसयूआई के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी को राजस्थान में टिकट दिया गया है, वो मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बता देखिए, राहुल जी कह रहे हैं लड़ो जाके, बाकी सब ठीक है, पार्टी तुम्हारा साथ देगी। तो ये सोच है राहुल जी की, ये बहुत प्रभावित करती है मुझको। और पार्टी का जहां आदेश होगा, पार्टी कभी ना कमज़ोर थी, ना है और रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कभी कार्यकर्ता कमज़ोर नहीं है, ना नेता कमज़ोर है ना कार्यकर्ता कमज़ोर है। मेरा मतलब इतना था कि 34 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हाँ हम लोग सत्ता से बहुत दूर हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तमाम लोग के कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं, आंदोलन करते हैं, गिरफ्तारियां होती, मुकदमा होता है, जेल होता है। कोविड काल में हम लोगों ने कार्य किया उत्तर प्रदेश में, तमाम लोगों को जो भी हो सका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने किया, पूरे देश भर में कांग्रेस ने किया, तो किसी से छुपा नहीं है कांग्रेस का कार्य। और मुझे आशा है, विश्वास है कि 27 में हम लोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। तो ये बताइए कि आपने कहा कि युवाओं के बारे में बड़ा सोचते हैं राहुल गांधी जी, अच्छी बात है, सोचते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य पद होता है, टॉप का पद, वो तो गांधी परिवार के पास ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से नहीं आते हैं, अभी हटे हैं, कोई बात नहीं। पार्टी ने अब देखिए अभी हटे हैं, बहुत ज्यादा उसका वो चर्चा हो गया, अधिक हो गया, कभी माताजी, कभी बेटा, कभी माताजी, तब जाकर के वो। ये बात गलत है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की लोभी रही है, या एक पार्टी, एक व्यक्तिगत, एक परिवार की पार्टी, एक परिवारवाद पार्टी, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है?
इतना नहीं 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 मुझे पता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ दीजिए एकदम, वो हमको पता है, आप उदाहरण क्या देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जी उनके बेटे क्या हैं, बीसीसीआई के सचिव बने बैठे जी। हैं। उनके पास क्या सर्टिफिकेट है, क्या काबिलियत है, मुझे बताइए। क्या वो क्रिकेट खेले हैं? सर्टिफिकेट है? नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे दोनों राजनीति में है, पंकज सिंह जी प्रदेश में संगठन मंत्री हैं, विधायक हैं। नीरज सिंह छोटे बेटे हैं, वो भी राजनीति में है। मंत्री कहाँ है? नहीं मंत्री नहीं है लेकिन विधायक तो हैं, तो विधायक है तो पार्टी ने टिकट दिलाया। आप उनके उनके वोट मार्जिन तो देखिए कितने वोटों से जीते हैं। सेफ सीट है, 1.5 लाख वोटों से जीत सेफ सीट दी गई थी ताकि वो विधायक बने। अच्छा, नोएडा को आप लोग अपना सीट नहीं मानते हैं? मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सेफ सीट है। अरे वो बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी के आइए लखनऊ में लड़ गया आके, हाँ लखनऊ में जीते, आइए उत्तर विधानसभा लड़ गया आके। लखनऊ उत्तर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, जीती जरूर है लेकिन बेमानी से जीती है। अब ये शाम तक, ये बात की बात है, शाम तक 5 बजे तक हाँ समाजवादी जो हमारे पूजा शुक्ला जी हैं जी वो जीत रही थी, जी। लेकिन उनको हराया गया है चुनाव। तो मैं तो बात कांग्रेस ही कर रहा हूँ ना। आप किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से, या सपा निश्चित से? रूप से कांग्रेस से। को कांग्रेस से मजबूती से चुनाव लड़ा। तो आप सपा के भरोसे, क्या सपा भी जीतती है तो आपको उतना ही खुशी मिलती ऐसा है? कुछ नहीं है, हमारी बड़ी बहन है, मैंने इसलिए उनका जिक्र किया। अच्छा, वो सामाजिक छात्र सभा में जरूर है, जी। लेकिन मेरा उनके व्यक्तिगत संबंध है, विश्वविद्यालय की सीनियर है, नहीं, मैंने इसलिए उनका जिक्र किया। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, जी। कांग्रेस पार्टी कमजोर कहीं से नहीं है। जी आप देखिएगा 24 में एक ऐसी परिवर्तन आएगा ना जिसका विश्वास किसी ने नहीं किया होगा, जिसकी सोच किसी ने कल्पना नहीं की होगी। 24 में परिवर्तन, और 24 में एक गांधी है, 24 में एक आंधी आएगी जिसका नाम राहुल गांधी है, और सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। ये विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम लोग जमीन पे कार्य कर रहे हैं, हम लोग सबके बीच जा रहे हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते, हम लोग वादों को पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने सीट जीत जाएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मजबूती से, 80 में से एक है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी 3 तारीख के बाद 5 राज्यों को चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हमारे नेताओं का दौरा शुरू हो जाएगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दौरा शुरू हो जाएगा। उसके बाद फैसला होगा कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ती, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, सबको दर्जा दिया जाएगा, सबको समान सीट दी जाएगी। जितनी भी सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मजबूती से लड़ेगी। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी भी सीट पे पार्टी लड़ेगी बेहतर करके दिखाएगी, ये वादा है। इंडिया गठबंधन रह पाएगा आपको लग रहा है? निश्चित रूप से रहेगा। मोदी जी को इंडिया नाम से दिक्कत होने लगी थी, अब इंडिया गठबंधन बना था। स्टेट में चुके नहीं देखने को मिला ना, आपस में लड़ नहीं, ऐसा नहीं है। लड़ना, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चला करते हैं, आखिरी में हम लोग एक हैं, और निश्चित रूप से इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और हराएंगे। तो ये काम स्टेट के चुनाव में क्यों नहीं करते हैं, राज्य के चुनाव में? नहीं, हम लोगों ने गठबंधन किया था, हम लोग और सपा इतना लड़ी, फिर भी आप देखिए, मैंने फिर कहा आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीति में आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक स्टेज पे खड़े होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय है, एक परिवार की तरह कार्य करता है। जब कुछ विश्वविद्यालय पे बात आती है तो विश्वविद्यालय के छात्र एक हो जाते हैं, सब राजनीति को इतना हट के, संगठन की तरह हट के। वैसे हम लोग भी, भारत जो इंडिया फॉर्म हुआ है तो तमाम पार्टियों का साथ है, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उस पर बात कर रहा है, मजबूती से विचार करेगा कि सीटों पे किसको लड़ना चाहिए, किस सीटों पर नहीं लड़ना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। आपको पूरा भरोसा है कि बात बन जाएगी? निश्चित रूप से बनेगी, और 24 में हराएंगे भाजपा को। अच्छा, तो 2019 में क्यों नहीं आ रहा है? उस समय भी तो गठबंधन था। मजबूती से लड़े, जनता ने हमारा मत नहीं स्वीकार किया, जनता जनार्दन का आशीर्वाद तब भी था, लेकिन स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, राजनीति में जीत हार चला करती है, संघर्ष हम लोग का फिर भी जारी था। आज भी हम लोग संघर्ष जमीन पे कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे थे। राहुल जी ने तब बैठे थे ना आज बैठे हैं, ना उनके कार्यकर्ता तब शांत थे ना आज शांत है, तो इसके पीछे सोच बड़ी है। हम लोग सत्ता के लोग भी नहीं है, भारत की, इंडिया की आवाज को कैसे बुलंद किया जाए, इस पे हम लोग जोर देते हैं। कौन से इंडिया? भारत मतलब भारत देश। अच्छा, भारत देश, देश सर्वोपरि। आप लोग इंडिया कहते हैं और भाजपा INDIA कहती है। उनको चिढ़ है, चिढ़ है उनको। आप लोगों ने यूपीए से इंडिया कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूपीए से इंडिया कर दिया। इंडिया नाम से चिढ़ क्यों है? इंडिया नाम से किसको चिढ़ होगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को है। वो आप लोग के INDIA से है, तो उसको भी तो इंडिया हम लोग कहते हैं। उसकी तो हाँ, तो क्या उससे दिक्कत क्या है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, खेलो इंडिया, तब दिक्कत नहीं थी मोदी जी को। आप लोगों ने सोचा उसी को कब्जा कर लो, तब नहीं, कब्जा नहीं किया, तब उनको दिक्कत नहीं थी। हम लोग तो भारत को भी स्वीकारते हैं, हम लोग इंडिया को भी स्वीकारते हैं। आपको इंडिया से दिक्कत होती है, हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों को स्वीकार, हम लोग को बड़ा दिल है, आपका बहुत छोटा दिल है।
अच्छा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, नहीं, नहीं, हम भारतीय समझ जनता गए। पार्टी को कह रहा हाँ, हाँ, हम हूँ। समझ उनके गए। नेताओं का छोटा दिल हमको है। क्या ही कहेंगे। चलिए आगे का प्रश्न है प्रसाद शुक्ला जी का। सबसे पहले तो भैया मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा। मैंने आपसे एक तोहफा मांगा था बर्थडे के दिन, उसको उसको आपका तब दे दे रहे इस छोटे भाई को आशीर्वाद के रूप में। और मैं चाहूंगा कि जब हम लोग धरने पर बैठे थे तो आपने जो एयरपोर्ट वाली कहानी बताई थी वो इस चैनल के माध्यम से देश को और दुनिया को बताइए, क्योंकि लोग राजनीति को बहुत बुरा समझते हैं और छात्र राजनीति को बहुत बुरा समझते हैं। आपका छोटा भाई प्रशांत शुक्ला क्या सुनाए थे कहानी एयरपोर्ट सबसे वाली? पहले प्रशांत को बधाई देता हूँ कि बहुत हंसमुख है लड़का वो बहुत हंसमुख है। जब भी मिलेंगे तो वो हंसता और खेलता नजर आएगा। तो अच्छा लगता है कि मुझे विश्वविद्यालय में कोई ऐसा छोटा भाई है जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा है, आपके संघर्ष के साथ। उसने धरने पे बैठा था, 24 घंटे वो बैठा था। जबकि वो जूनियर है, अभी नया आया है विश्वविद्यालय में, उसको बहुत सीखने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो धरने पे बैठा सब कुछ छोड़ के, तो बड़ी सोच है उसके पीछे। और एयरपोर्ट की तो कहानी बिल्कुल अलग है। हम लोग धरने पे बैठे हुए थे, सब लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, अपने जीवन की जुड़ी कहानी सुना रहे थे। तो मेरी भी एक जो छोटी सी जीवन की कहानी है कि जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था रज़ा, बहुत बचपन का दोस्त है मेरा रज़ा। मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हम लोग स्कूल से वापस लौटे थे और हम लोग को रज़ा का फ़ोन आया, मेरे दोस्त का, कि भाई एयरपोर्ट पर अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर आए हैं, अच्छा। मिलने चलोगे क्या? हाँ। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, हाँ। लेकिन कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन चलते हैं, तुमने कहा है तो दोस्ती में उसके साथ चले गए अपनी बाइक से। इतना जोश था कि अपने घर से एयरपोर्ट, जबकि उसका रास्ता 40-45 मिनट का है, तेजी में गए कि 15-20 मिनट में कवर कर लिया गया। जोश था कि मिलना है, उम्र छोटी थी, जज्बा ज़्यादा था, हौसला ज़्यादा था। वहां पहुंचे तो पता चला कि राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है। अच्छा। वहां जब पहुंचे एयरपोर्ट पे तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी के नारे लग रहे हैं। तो मैंने पूछा किसी से, क्योंकि मैं जाया करता था पार्टी कार्यालय, मैंने पूछा 1-2 लोगों से कि कौन आ रहा है, तो कहने लगे राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है अगले 15 मिनट में। अच्छा। तो मेरे चेहरे की खुशी कुछ और थी, हाँ। मेरे अंदर का जो जज्बा था वो 4 गुना बढ़ गया। हाँ। और मैंने कहा कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, कि मुझे राहुल जी को सिर्फ देखना है, क्योंकि मैंने कभी ना उनको सामने से देखा था मैं मिला था। तो रजा ने कहा कि पहले अमिताभ बच्चन जी से और सचिन तेंदुलकर से मिल लेते हैं, कि फिर देखते हैं, समय मिला तो मिलेंगे। तो हमने कहा भाई तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे राहुल जी को भले उनकी एक झलक मिल जाए मेरे लिए बहुत है। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था, मुझे आपको बताऊं कि मुझे लाइनअप कर दिया गया। अच्छा। पता नहीं किसने क्या देखकर मुझे लाइनअप कर दिया, छोटा देखकर, बड़ा देखकर, जो भी, मुझे उस लाइन में लाइनअप कर दिया जिसमें राहुल जी मिलते हैं। अच्छा। मुझे लाइनअप कर दिया, मुझे नहीं पता था कि राहुल जी आएंगे और मिलेंगे। मुझे सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। अगले 10 मिनट में मैं देखता हूँ कि राहुल जी पीछे से आ रहे हैं, तो मेरे चेहरे की एक अलग सी खुशी और मेरे अंदर से एक जो जिज्ञासा थी वो बढ़ गई कि जिसको मैंने अपना सर्वमान्य नेता माना, इतनी जल्दी मैं उसको देख सकूंगा, मिल सकूंगा, ये मेरे लिए सपना जैसा था। तो यही एक कहानी थी कि राहुल जी ने, मैंने हाथ बढ़ाया मिलने के लिए, उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, उन्होंने नाम पूछा कैसे क्या, तो 1 मिनट की वार्ता हुई थी बस, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से ठान लिया कि इस नेता का साथ तो नहीं छोड़ना है, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। एक छोटी सी कहानी थी, वहीं से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी। बहुत बढ़िया कहानी थी, लेकिन ये चीज पता चला कि 18 साल से कम आयु में ही फोन भी रखते थे और बाइक भी चलाते थे। खैर आगे के प्रश्न शुरू करेंगे। ब्राह्मण अमृतांश सक्षम जी पूछ रहे हैं, भाई आप बताओ राहुल जी के द्वारा राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री जी को पनौती सही है, पनौती कहना सही है, जिससे उनका लाभ मिले या नुकसान होगा? पनौती जी ये शब्द पहले का है, लेकिन इस समय बहुत अधिक ट्रेंडिंग में है। इस्तेमाल में है। जी जी ट्रेंडिंग में है, और इसका राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया। वो किसके लिए इस्तेमाल किए ये भी अभी क्लियर कट नहीं हो पाया है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए कहे या फिर उस अंपायर के लिए किए। लेकिन ये बताइए कि वो जो शब्द कहे, अगर प्रधानमंत्री जी के लिए कहे तो वो सही किए? देखिए, पहली बात तो जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच चल रहा था, जब इंडिया मैच हार गया तो मैंने ट्विटर खोला, तो उसमें देखा ट्रेंडिंग में पनौती आ रहा है। इंस्टाग्राम खोला, ट्रेंडिंग में पनौती आ रहा है। तो ये राहुल जी ने नहीं कहा, पहले देश की जनता कहने लगी पनौती पनौती पनौती, और फोटो आ रही थी किसी की, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे।
तो पनौती जब मैंने सर्च किया तो फोटो आ रही थी काफ़ी कि कोई वहाँ पर चला गया तो मैच हार गए, तो बातचीत अलग है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल जी ने अगर पनौती बोल दिया तो गलत बोल दिया, उसको नुकसान होगा। जी। तो मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभा में राहुल जी को मूर्खों का सरदार बताते हैं, सोनिया जी पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कहते हैं कि वो रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा को शोभा देता है क्या? आप एक गौरवशाली पद पर हो, पूरा विश्व आपको देखता है, तो आपको ऐसी भाषा बोलने से पहले सोचना चाहिए। और राहुल जी ने अगर बोल भी दिया पनौती तो गलत क्या है? मोदी जी नहीं, मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। मोदी जी नेपाल के राष्ट्रपति से मिले, नेपाल का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। मोदी जी जिससे मिले, मोदी जी मैच देखने गए, भारत मैच हार गया। राहुल जी से भी मिले थे क्या आप 14 में 19? हाँ तो मिले जरूर होंगे, तभी राहुल जी अमेठी से चुनाव हार गए। अच्छा, ये आपने बात अच्छी कही कि निश्चित रूप से मिले होंगे। लेकिन उन्होंने तो योगी जी से भी मिला था कि कौन? उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। मोदी जी जहां वो जहां उत्तराखंड भी गए थे, मोदी जी मुख्यमंत्री जहां जी से जहां मिले। जाएंगे, जहां जहां भी जाएंगे, अभी देश में देश की स्थिति देखिए, विनाश की ओर बढ़ रहा है। कहाँ विनाश की ओर बढ़ रहा है? आप सही से देखिए ना, आंकड़ों पे मत जाइए। हाँ, सरकार पे एक शायरी कहना चाहता हूँ, जी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। ये शायरी है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कि उनके जो दावे हैं और जो उनकी लिखित में जो उनके आंकड़े हैं वो झूठे हैं। तो जमीन की हकीकत उसको देखिए। सारे आंकड़े भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देती है, आंकड़े तो उसके लिए अलग अलग। एक मैं आपको बात बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, वहां मोदी जी ने भाषण दिया था कि भारत में प्रत्येक वर्ष IIT एम्स का निर्माण हो रहा है। ठीक, कुछ चीजें टग फिसल जाने से निकल जाती नहीं, है। उन्होंने दो बार रिपीट किया वो चीज। हाँ, तो मैं उन्हीं क्या के करूं, लोग वो ध्यान में नहीं आ उन्हीं रहा के है, लोग वो सोच राज्यसभा, कुछ और रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यसभा में कहते हैं कि कोई भी IIT एम्स का निर्माण नहीं हुआ। जी, सत्य है। ये सत्य है। जी। तो या तो मोदी जी अमेरिका में जाके भारत की झूठ बोलते हैं, भारत के बारे में झूठ बोलते हैं, नहीं ऐसा। या तो उनके नेता राज्यसभा में झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना, जी। ये बताना उनको पड़ेगा कि नेता झूठे हैं कि मोदी जी। अगर किसी के मुंह से जुबान से गलती से निकल गया कोई शब्द तो वो झूठा है। अगर ये बात राहुल जी कह देते हाँ। तो शाम को डिबेट बैठ जाती कि राहुल जी ने कैसे बोल दिया, उनको समझ नहीं है, उनको ये नहीं है, उनको राहुल वो नहीं गांधी है। जी भी तो बहुत कुछ कह देते हैं विदेश में जाकर के। हाँ तो तब कहिए ना कि फिर जबान फिसल गई। नहीं, तब आप जवाब नहीं, फिसलना वो अलग विषय है। तब आप लोग नहीं कहते हैं कि नहीं, हम नहीं, नहीं, आपको नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हाँ, हूँ, हाँ। मैं इनके प्रवक्ताओं को कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शाम में डिबेट करते हैं कि राहुल जी देखिए इतने समझ है, ये बोल दिया वो बोल दिया। जब मोदी जी बोले तो सब कुछ, अरे जबान फिसल गई, गलती हो जाती है, इंसान है। मोदी चाइना में जाके कहते हैं कि 600 करोड़ जनता ने मुझे वोट दिया, कि भारत की आबादी 600 करोड़ जनता है क्या? तो ये सब चीजें हैं, इंसान है, आप भी इंसान है। राहुल जी गलतियां हो जाती हैं, मानिए। किसी पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करिए, टिप्पणी मत करिए। राजनीतिक आपकी सोच अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ये भारत में जब बात आएगी, भारत पे बात आएगी, हम सब एक साथ खड़े हैं। अगला प्रश्न है, ये है अबू हजाफी, न्यू कैंपस में स्टूडेंट विंग एक्टिव क्यों नहीं है एक्सेप्ट ओनली ABVP? जी, बताइए। ऐसा अभी नहीं ये आम छात्र है, हमको ठीक लग बात है, सवाल अच्छा है। जी। अभी मेरा न्यू कैंपस में दाखिला हुआ है बिल्कुल। पिछले साल, तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि अगले कुछ दिनों में वहाँ पर नई इकाई का गठन हो जाएगा, क्योंकि अभी वहाँ छात्र हम लोग से लगातार मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने बात की अपने संगठन में, तो संगठन ने कहा कि अभी यहाँ नई इकाई का गठन होगा, उन छात्रों को उसमें जोड़ने का कार्य आप लोग करेंगे। तो भाई के प्रश्न मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिन में आपको वहाँ पर NSY मजबूती से दिखेगी, और जब जब भी जरूरत पड़ेगी न्यू कैंपस से लेकर ओल्ड कैंपस तक, और पूरे भारत में NSY आपके साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। अभी तक हमको लग रहा है जितने सारे प्रश्न आए उसमें से ज्यादातर लोगों ने NSY से नहीं जुड़ा था, लेकिन अब अगला प्रश्न जो है वो NSY के ही कार्यकर्ता है, सुधांशु अवधवंशी जी। उन्होंने बड़ा लंबा प्रश्न लिखा है। आज अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई छात्र नेता का नाम लेता है तो सबसे पहला नाम आर्यन मिश्रा जी का आता है। NSY का नाम लेता है कोई तो बोलता है कि अच्छा वो आर्यन मिश्रा है या कि NSY।
तो भैया से मेरा एक सवाल है, सिर्फ मेरा ही नाम नहीं, मेरा ही सवाल नहीं है, सभी नए साथी जो छात्र राजनीति में सक्रिय है उनका सवाल है। उन्होंने 2 सवाल किए हैं। शुरुआत में जब आप छात्र राजनीति में सक्रिय हुए तो आपने कौन कौन से ऐसे ठोस फैसले लिए, कुछ ठोस कदम उठाए होंगे, आपकी ठोस रणनीति रहेगी जिसके कारण आप श्रेष्ठ छात्र नेता है, कृपया बताइए। ये पहला सवाल है। सुधांशु शर्मा बहुत ही संघर्षशील और जुझारू कार्यकर्ता है। एनएसयूआई का विश्वविद्यालय परिवार का अच्छा भाई है, हिस्सा है विश्वविद्यालय का। उसने भी काफ़ी संघर्ष किया पिछले कुछ सालों से। तो भाई ने जैसा कहा कि एनएसयूआई का नाम लेते ही वो कहते हैं कि आर्यन भैया वाली एनएसयूआई, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एनएसयूआई से हूँ। मैंने एनएसयूआई को अपनाया, एनएसयूआई ने मुझे अपनाया। तो संगठन से बड़ा मैं नहीं हूँ, ना कोई हो सकता है। तो ये लोग जो कहते हैं कि आर्यन भैया वाली एनएसयूआई, जो उनका प्यार है, ये उनका स्नेह हो सकता है मेरे प्रति, लेकिन एनएसयूआई मेरे लिए सर्वमान है। उसने मुझे पहचान दी, मान दिया, सम्मान दिया, अभिमान दिया। और बात रही लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं की, तो मैं विश्वविद्यालय में जब मैंने दाखिला लिया था तो एक सामान्य छात्र बन के मैं विश्वविद्यालय में आया था। विश्वविद्यालय में मैं टहला घूमा, कुछ दिनों तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं गेट नंबर 1 पे मैं खड़ा था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी। मैं गेट नंबर 1 पे खड़ा था, 3-4 छात्राएं और 2-3 छात्र विश्वविद्यालय के थे, अपने फॉर्म को लेकर इधर उधर भटक रहे थे। मैंने पूछा, मेरा 15-20 दिन हुआ था विश्वविद्यालय में आए हुए। मैंने पूछा, हाँ मैं फर्स्ट ईयर था मेरा। मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है आपको? तो कहने लगे कि भैया कंट्रोलर से मिलना है, कंट्रोलर मिल नहीं रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, कंट्रोलर से मिल के वार्ता करनी है, उनके रिजल्ट में कुछ एब्सेंट लग गई है। तो मैंने कहा ठीक है, परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए। तो मैं उसी वक्त उन छात्रों के साथ कंट्रोलर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा कि ये समस्या है, इन छात्रों ने अपना इंटरनल का एग्ज़ाम दिया है, इन पे एब्सेंट क्यों लगी है? तो शायद उसको मेरी जीत कहिए, छात्रों का स्नेह कहिए, आशीर्वाद कहिए कि अगले 1 घंटे में उन छात्रों का रिजल्ट सही हो गया। अच्छा। तो मैंने उसको अपनी एक सफलता मानी छोटी सी, कि मैंने अगर उन छात्रों की आवाज़ उठाई, संघर्ष किया, तो उन छात्रों की रिजल्ट में समस्या जो थी उसको दूर हो गया। तो छात्र नेता कोई बनना आसान नहीं है, और छात्र नेता लिखने से कोई छात्र नेता नहीं होता। आपको दिख जाएंगे पूरे यहाँ प्रदेश भर में कि बड़ी बड़ी होल्डिंगों में कि मैं यहाँ का छात्र नेता हूँ, वहाँ का छात्र नेता हूँ, इलाहाबाद का हूँ, लखनऊ का, बीएचयू का हूँ। लेकिन छात्र नेता वही है जिसको छात्र नेता माने, जिसको विश्वविद्यालय कहे कि हाँ ये छात्र नेता है, तो छात्रों के बीच लड़ा है, छात्रों के लिए संघर्ष करा है। छात्र नेता तो वही है। छात्र नेता बनना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि छात्रों के प्रति आपकी जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जो सोच होती है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई भी डोल बोल नहीं होना चाहिए। आपने जो संघर्ष किया है, छात्रों से संवाद करना चाहिए। आपको कैंपस में प्रतिदिन आपको मौजूद होना चाहिए कि कैंपस में कब किसी छात्र को दिक्कत हो जाए तो आप खड़े हैं मजबूती से। तो छात्र नेता बनने के लिए आपको त्याग, तपस्या, बलिदान, अगर आपको लंबी राजनीति करनी है, आपका विजन क्लियर है, तो आपको छात्र राजनीति से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे मिला है, ये मेरा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे छात्र राजनीति ने बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे अपने अधिकारियों के प्रति लड़ना है, कैसे अधिकारियों से वार्ता करनी है, कैसे प्रशासन से बात करनी है, कैसे सिचुएशन को डील करना है, कैसे अगर गिरफ्तारी हो जाए तो कैसे सब कुछ हैंडल करना है। ये सब मैं झेला हूँ, तमाम गिरफ्तारियाँ विश्वविद्यालय में। एक कहानी और है छोटी सी कि जब मैं विश्वविद्यालय में था तो विश्वविद्यालय को 2021 में 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल विश्वविद्यालय मना रहा था 2020 में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन था विश्वविद्यालय में 100 साल पूरे होने पर। विश्वविद्यालय हर्षोल्लास से, पूरे छात्र यहाँ बिल्कुल खुशी थे, मैं भी खुश था कि विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ उसको 100 साल पूरे हो गए। मैं अपनी माता जी को छोड़ने आया था IIT चौराहे पर, और प्रशासन से फ़ोन आता है कि आर्यन जी कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा कि मैं अपनी माता जी को छोड़ने आया हूँ, मैं चला जाऊँगा घर। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको घर नहीं जाएंगे, अगर घर जाएंगे तो आपके घर पे पुलिस आएगी। तो मैंने पूछा क्यों, कारण बताइए। तो कहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है और आपका लिस्ट में नाम है, आपको गिरफ्तार होना है। तो मैंने कहा कि घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पे पिताजी थे, मोहल्ले में अच्छा नहीं लगता, उनको पता नहीं कि किस कारण से पुलिस आई है, वो सोचते कुछ गलत किया है। तो मैंने कहा कि मैं विश्वविद्यालय आ जाता हूँ, आपको अगर सही लगे, जो आपको सही लगे वो करिएगा। तो विश्वविद्यालय आया
तो विश्वविद्यालय ने, पुलिस ने मुझे घेर लिया। कहते हैं लिस्ट, उन्होंने लिस्ट में दिखाया कि लिस्ट में मेरा सिंगल नाम था अच्छा। कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपको जब तक मुख्यमंत्री जी कैंपस में रहेंगे तब तक आपको पुलिस लाइन में रहना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपका आदेश है, मैं चलूंगा। मुझे अब जीप में बैठाया, पुलिस लाइन ले गए, 2 घंटे तक मुझे बैठाया, लेकिन वहाँ चाय समोसा का भी मजा मैंने लिया। जी जी। मैंने वार्ता करी, मैंने पूछा कि क्या कारण था, तो उनका ये था कहना कि कहीं आप पुतला ना फूंक दें, कहीं विरोध ना कर दे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आप लोग की बात थी तो मैंने आ गया। 2 घंटे बाद जब मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय से निकले तब वहाँ से वायरलेस होता है कि छात्र नेता आर एन मिश्रा को छोड़ा जाए। तो ये भी खासा अनुभव था। तो सबसे मैंने सोचा कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में कुछ अच्छा मैंने किया है, तभी इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है। जी, दर्शकों को बता दें कि ये तब होता है जब आपके प्रति पुलिस के फाइल में ये जब नाम होता है कि कितने ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं उस खास दिन पर। किसी भी जिले में होता है, अगर किसी जिले में दौरा होता है मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का और ये एहसास होता है कि फलाने लोग कुछ कर सकते हैं अप्रिय घटना, तो उनको हाउस अरेस्ट या फिर बुला करके थाने में बैठा लिया जाता है सिर्फ उतने देर के लिए जितने देर के लिए वो दौरा होता है, उसके बाद पूरा छोड़ दिया जाता है। ये कोई, तो उसमें हमको लग रहा है कि अच्छे से पुलिस को ये संदेह होगा, इसलिए। चलिए, अगला प्रश्न है आनंद दिवाकर जी का। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में है, छात्र राजनीति में है, और अगर छात्र संघ के चुनाव होगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। संगठन का जो आदेश होगा वो करेंगे, क्योंकि संगठन से बड़ा, मैंने पहले भी कहा, कुछ नहीं होता। तो संगठन अगर जिस पद पे कहेगा, अगर संगठन कहेगा नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन संगठन सर्वमान होता है मेरे लिए संगठन सर्वमान है। अगर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होगा तो उससे बड़ी खुशी नहीं होगी कुछ मेरे लिए कि इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। उसका आंदोलन अभी हुआ, कुछ दिन पहले समाप्ति हुई। तो अगर छात्र संघ चुनाव होगा, संगठन का आदेश होगा, तो बिल्कुल लड़ेंगे। अगला प्रश्न उन्होंने ही पूछा है, आर्यन भैया जी, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अगर आपको 2024 में चुनाव में कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ कांग्रेस के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे? पहली बात तो ये कि आपका उम्र ही नहीं हुआ होगा, और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि दूसरी पार्टी नहीं जाएगी। ठीक बात, मेरी पहली बात तो उम्र नहीं है कि 2024 में चुनाव लड़ूं, और अभी तो मैं पहले भी कहा कि मुझे अभी संगठन में तपना है, बहुत संघर्ष करना है, बहुत किया है, बहुत करना है। अभी जब तक पूरी तरह तपा नहीं देंगे, अपने आप को जला नहीं देंगे, पूरी तरह सीख नहीं जाएंगे, तब तक चुनाव नहीं लड़ना है। क्योंकि चुनाव लड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, जनता के बीच जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वही व्यक्ति जा सकता है जो बहुत समझदार होगा, जिसने समाज के प्रति कार्य किया होगा, समाज के लोगों के लिए कार्य किया होगा, लड़ा होगा। तो भाई का जो प्रश्न था उसका जवाब यही है कि पहली बात तो मेरी उम्र नहीं है भाई, और अगर उम्र होगी तो कांग्रेस पार्टी के अलावा मैं किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी जब जब कहेगी, जो जो आदेश देगी उसका पूरा पालन करूंगा, पार्टी का जो आदेश होगा वो कार्य करूंगा। अगला प्रश्न उदय मिश्रा ABVP का है, और इनका सवाल आया और उसके बाद कमेंट में कई लोग इनको बोले कुछ और फिर ये कुछ बोले, और ऐसे करके काफी सारे रिप्लाई आए हैं। तो मैं रिप्लाई नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनका प्रश्न जरूर पढ़ूंगा कि राहुल गांधी जी पनौती नहीं थे तो मैच क्यों नहीं जितवा दिए इंडिया को? देखिए, बहुत ये प्रश्न जो उन्होंने पूछा है इसका जवाब इनके पास खुद ही है। राहुल जी पहली बात तो मैच देखने ही नहीं गए। हाँ, तो वो तो वही सवाल हाँ, पूछ रहे हैं ना। मैच देखने कौन गया? प्रधानमंत्री जी गए, कई लोग गए, प्रधानमंत्री जी स्वयं गए, फोटो कराने गए। जब भारत मैच हारा तो प्रधानमंत्री जी हाथ हिला रहे थे, आपने फोटो देखी होगी, हंस रहे थे। चलिए ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा प्रश्न कि राहुल गांधी जी पनौती नहीं थे तो मैच क्यों नहीं जितवा दिए? पनौती जरूरी नहीं कि अगर राहुल जी मैच देने आता तो भारत जीत जाता, मैंने ये तो नहीं कहा। राहुल जी नहीं गए तो भारत नहीं जीता, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। जीत बहुत अच्छा टीम इंडिया खेल रही थी, 11 मैच जीते थे, 10 मैच जीते थे। अगर हार गई तो मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि वो प्रधानमंत्री के कारण मैच हारी, क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा था तो वो चीज़ें चुनावी जनसभा चल रही थी तो बोल दी गई। आज उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया गया है, इशू बना लिया गया, तो ये गलत है। क्योंकि मैच और राजनीति, अगर आप उस दो मैदान में उतरे हैं तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। आप हार गए तो कोई बात नहीं, मैच भारत 10 मैच जीता तो उसमें तो वाहवाही होनी चाहिए भारत की।
तो ये बात राहुल जी की और प्रधानमंत्री की नहीं होनी चाहिए, ये बात भारत पे होनी चाहिए, बात भारत और ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला तो वो जीता, उस दिन भारत अच्छा नहीं खेल पाया तो नहीं जीता। जी, ये ये अब लगभग प्रश्न समाप्त हुए और कई सारे लोगों का अगर किसी का प्रश्न कहीं रह गया हो तो उससे क्षमा चाहते हैं। अब मैं आखिरी में एक ये जानूंगा कि आप क्या सलाह देंगे अपने प्रिय छोटे भाइयों को, विश्वविद्यालय के छोटे भाइयों को, बहनों को? सबसे पहले अगर आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है तो आप बहुत बहुत समझ लीजिए, आपके लिए गौरव का क्षण है, गर्व की बात है कि आप एक छोटे से कस्बे से आके, छोटे से गांव से आके, जिले से आकर आप लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने दाखिला लिया, तो इससे बड़ा सपना आपका साकार नहीं हो सकता। और विश्वविद्यालय में अगर आप आए हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, आपको इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, नेता बनना हो, अधिकारी बनना हो, ये विश्वविद्यालय की धरोहर है। विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंगें हैं, इससे आप प्रेम कर लीजिए, ये आपको बना के भेज देगा। क्योंकि विश्वविद्यालय को जिसने अपनाया है, इस विश्वविद्यालय को उसने अपनाया है, और विश्वविद्यालय का आशीर्वाद उन छात्रों के साथ जरूर रहा है। क्योंकि अगर आप विश्वविद्यालय में आए हैं तो आपकी एक सोच होगी, आपका सपना होगा, आप उसके प्रति कटिबद्ध रहिए, संकल्पित रहिए, संघर्ष करते रहिए। 24 घंटे जब भी आप सोइए तो अपने सपने के बारे में सोचिए कि अगले दिन आपको क्या करना है। अगर आप कैंपस आए, अगर आप राजनीति में हैं, उस क्षेत्र में काम करिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप क्लास करिए, आप सब कुछ अपने समय पर करिए, क्योंकि समय बलवान होता है। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। समय एक बार निकल जाता है, और अगर आपने आप विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है और यहाँ से आप बन के कुछ निकलेंगे तो विश्वविद्यालय का नाम होगा, आपका नाम होगा, तो शायद आप कुछ सालों बाद आप यहाँ चीफ गेस्ट के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाएं कि विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, आज इस पद पर हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, विश्वविद्यालय को भी अच्छा लगेगा। तो यही कहना चाहता हूँ कि जो छात्र, जो छात्राएं अच्छा कर रही हैं जिस भी क्षेत्र में, खूब मेहनत से करें, खूब लगन से करें। आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो छात्र करना चाहते हैं, जो छात्र विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, खूब लड़िए, खूब ताकत से लड़िए। पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपके साथ है। जब जब विश्वविद्यालय पे छात्रों पे बात आएगी, हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस विश्वविद्यालय के लिए, धरोहर को बचाने के लिए सदैव साथ है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, और आपके लखनऊ वाले चैनल को खूब शुभकामनाएं, बधाई। एक और सवाल, आखिरी ये सवाल है कि आपका आगे का भविष्य का क्या तैयारियां है? अभी तो संगठन में रहना है, संगठन में कार्य करना है। भविष्य में चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि राजनीति में आया हूं तो सेवा संकल्प के भाव से आया हूं, जनता की सेवा करने आया हूं। जो हमसे हो सकेगा जनता के लिए करूंगा, भले 27 ना हो, 32 हो, जो भी हो, पार्टी का आदेश होगा। चुनाव तो लड़ना ही है, जनता के बीच जाना हो, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उसका चुनाव का जो अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हार जीत चला करती है, आज हारे हैं, आज गिरे हैं तो कल उठेंगे, और आज हारे तो कल जीतेंगे। बस यही मेरी सोच है, यही मेरा संकल्प है। और जो भी राजनीति करना चाहते हैं उनको यही कहता हूँ कि डरिए मत, मजबूती से लड़िए, सवाल करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि नेता वही है जो बोलता अच्छा हो, वक्ता अच्छा हो। क्योंकि बिना बोलने से आपकी जो प्रतिभा है वो निखरती है। जब आप बोलेंगे आपकी प्रतिभा निखर के आएगी। आप बोलना सीखेंगे, सवाल करना सीखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, समाज में बदलाव हो जा रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। तो परिवर्तन की आपकी वजह से हो सकता है। तो बस यही है कि आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा, संगठन का आदेश होगा, कांग्रेस पार्टी में रहना है जीवन भर, जो भी पार्टी का आदेश होगा उस पर कार्य करूँगा। और भविष्य तो भविष्य देखिए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले। ये लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम था, एलयू के धरोहर, जिसमें हम लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी कोई अच्छा व्यक्ति है, जो कुछ अच्छा किया है विश्वविद्यालय के लिए, या कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है, उससे सवाल करते हैं। कुछ अपने सवाल होते हैं और कुछ आपके सवाल होते हैं, तमाम सारे सवाल पूछते हैं। आज हमारे साथ थे एलएसयूआई के प्रदेश महासचिव यूपी सेंट्रल के आर्यन मिश्रा जी, और कैमरे के पीछे इतनी देर से आपको सब कुछ रिकॉर्ड करके दिखा रहे थे आकाश रस्तोगी जी, सहयोगी साथी है आदित्य गौतम जी। मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद।